मैं अपने अध्ययन केंद्र से जुड़े कुछ लोगों का पहले परिचय कराना चाहूँगा। उसके बाद श्रीमती मीना जी मंच का संचालन करेंगी। तो परिचय में सबसे पहले नाम है हमारे आता है श्री अजय कुमार जी। श्रीमान अजय कुमार जी सन 1988 से दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात राष्ट्रीय विचारों को प्रतिपादित करने के लिए अपना घर बार छोड़कर वह अविवाहित रहकर प्रचारक जीवन की शुरुआत की। माननीय अजय जी दिल्ली के अनेक विभागों में प्रचारक रहे तथा प्रांत के सेवा प्रमुख के नाते भी कार्य किया। आपने हिमाचल में प्रचारक रहते हुए अनेक सामाजिक कार्यों में भाग लिया। वर्तमान में आप उत्तर क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 5 राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व जम्मू कश्मीर आते हैं, बौद्धिक शिक्षण प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बौद्धिक शिक्षण प्रमुख से तात्पर्य है इंटेलेक्चुअल सेल, नॉर्थ इंडिया के इंटेलेक्चुअल सेल के हेड के नाते से वो कार्य कर रहे हैं। आपने पौराणिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है तथा समय समय पर आप विभिन्न भौतिक गतिविधियों के माध्यम से इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र व उससे जुड़े सभी लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। धन्यवाद अजय जी। दूसरा परिचय है हमारे बीच में है विनोद शर्मा विवेक जी। विवेक जी विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। आपने अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया है। वर्तमान में आप भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय में कार्यरत हैं। आप इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रमुख के नाते से भी कार्य कर रहे हैं। अध्ययन में आपकी गहन रुचि है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। आपका मार्गदर्शन और इसने हमें यूं ही मिलता रहे, इसी अभिलाषा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और हमारे बीच परिचय हैं। अम्बरीश जी हमारे बीच में हैं, जो पश्चिमी विभाग के सह कार्यवाह हैं। हमारे बीच में ललित जी भी मौजूद हैं, जो उत्तर क्षेत्र प्रमुख हैं सक्षम जो कि नेत्र बाधितों के लिए कार्य करता है। विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी अभी नहीं है। एक और परिचय हमारे बीच में डॉक्टर विशाल मिश्रा हैं, जो कि राजधानी महाविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और इनका जो इंटरेस्ट का विषय है वो इतिहास है, जिसमें ये सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं बच्चों को। दूसरा, विशाल जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD किया है। उसके बाद ये कुछ समय के लिए इन्होंने अपना पोस्टडॉक किया है इजराइल से अपना पोस्टडॉक पूरा करने के पश्चात इन्होंने राजधानी कॉलेज ज्वाइन किया था और अभी इनके द्वारा पढ़ाए गए अनेक स्टूडेंट पास हुए हैं और इस बार भी जो 2nd, 3rd, 4th रैंक है वो इन्हीं के स्टूडेंट्स की आई हुई है। तो विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए। अब कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं अभय जी को एक बार आमंत्रित करता हूं। अभय जी आपके बीच में अपने इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का परिचय रखेंगे। सभागार में उपस्थित सभी लोगों का इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में स्वागत है। अध्ययन किसी भी समाज के जीवंत होने का एक उदाहरण होता है और यदि कोई भी अध्ययन सकारात्मक रूप से किया जाए तो उससे समाज का और स्वयं का भला होता है। इसी बात को आधार मानकर इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र एक ऐसा मंच है जो हर उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जिसकी अध्ययन में रुचि है, वो चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, शोधार्थी हो, कार्मिक, व्यवसायी, कुछ भी पद पर वो कार्य करता है। यदि उसकी अध्ययन में रुचि है तो इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में उसका स्वागत है। हम इस प्रकार के विषयों का चयन करते हैं जिसको लेकर समाज में थोड़ी भ्रम की स्थिति होती है, असमंजस की स्थिति होती है। तो हम तमाम छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से, कुछ बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रकार के विषय को समाज में जो इनको लेकर भ्रम की स्थिति है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास में हमने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें से कुछ मुख्य हैं नवसाम्यवाद और राष्ट्रीयता, अल्पसंख्यकवाद और देशभक्ति, और विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, भारतीय विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशभक्ति, गीता और अर्थशास्त्र। और इसके साथ ही हमने 2 बड़े कार्यक्रम भी किए हैं। पिछले साल हंसराज कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, युवा समाज में, युवा की समाज निर्माण में क्या भूमिका है, इस विषय पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया था। और पिछले महीने JNU में एक विशाल कार्यक्रम भारत मंथन का भी आयोजन किया गया था। तो इसी प्रकार हम इस प्रकार के विषयों के ऊपर कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद है हमें आपका साथ आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। अब मैं अपने बीच मंच को संचालन करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती मीना त्रिवेदी जी का, जो MCD न्यूज़ में कार्यरत है और MCD न्यूज़ हमारे आज के कार्यक्रम को
रिकॉर्डिंग के माध्यम से संचालित कर रहा है और इनका भी इस कार्यक्रम को सहयोग करने में बहुत ही योगदान रहा है। धन्यवाद मीना जी। शुक्रिया विवेक जी। एमसीडी प्रोडक्शन की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस प्रेरक संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं इन तीनों का आपसे परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ हैं सत्येंद्र जी, ये जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं और अरविंदो कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है और इनका जीवन, इनकी जो कामयाबी है वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखी है, अनूठी है। आपको जान के पता लगेगा कि सत्येंद्र जी जब 1 साल के थे तो कुछ इनको प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इशू हुआ और फिर इनके आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन सत्येंद्र जी ने इतनी दुश्वारियों को पार करते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं सत्येंद्र जी। इन्होंने इस साल सिविल परीक्षा पास की है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप सिविल अफसर बनकर देश की बेहतरीन सेवा करेंगे। आइए तो सबसे पहले हम सत्येंद्र जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर सतीश जी को, जो भगत सिंह कॉलेज के प्रोफेसर हैं और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र से जुड़े हुए हैं। वो मोमेंटो देकर सत्येंद्र जी का स्वागत करेंगे। सत्येंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान। इसी के साथ मैं तरुण जी को बुलाना चाहूँगी, वो जो अध्ययन केंद्र से जुड़े हैं। वो तुलसी का पौधा देकर सत्येंद्र जी का स्वागत करेंगे। तरुण जी तुलसी का पौधा देकर सत्येंद्र जी का स्वागत करेंगे। शुक्रिया। अब मैं पूजा गुप्ता का आपसे परिचय कराना चाहूँगी। पूजा गुप्ता ने इस साल सिविल परीक्षा पास की है। पहले ही अटेम्प्ट में इनकी 147 रैंक है और ये डेंटिस्ट भी हैं। इनका स्वागत करिए। और आज उनके साथ उनकी माँ भी यहाँ पे आई हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये रेखा गुप्ता जी, ये दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं और वाकई आपकी बेटी ने बहुत कमाल किया है। उम्मीद करती हूँ कि वो सिविल अफसर बनकर देश की बेहतरीन सेवा करेंगी। तो मैं पूजा गुप्ता के स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगी अभय प्रताप जी को, कि वो आए और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। अभय प्रताप जी, चलिए मोनिका जी आ जाइए, स्वागत कीजिए। मोनिका जी मोतीलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वो पूजा का स्वागत करेंगी मोमेंटो देकर। शुक्रिया मोनिका जी। अब मैं पीयूष जी को बुलाना चाहूँगी, वो तुलसी का पौधा देकर पूजा का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। शुक्रिया पूजा, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब मैं आज के जो तीसरे हमारे मोटिवेशनल गेस्ट हैं, हमारे प्रेरक मेहमान हैं केशव गोयल। इनकी यूपीएससी में 213 रैंक आई है और आपको जानकर खुशी होगी कि सीए की परीक्षा में भी, ऑल इंडिया परीक्षा में इनकी 18वीं रैंक आई थी। केशव जी केपीएमजी में काम कर चुके हैं और दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने सिविल परीक्षा पास की है। मैं इनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगी मनीष जी को, वो आए और मोमेंटो देकर केशव जी का स्वागत करें। मनीष जी। अच्छा, केशव महाविद्यालय में पढ़ाते हैं मनीष जी, आए और मोमेंटो देकर इनका स्वागत करें। अब मैं विकास जी को बुलाना चाहूँगी कि वो आकर केशव जी का स्वागत करें तुलसी का पौधा देकर। विकास जी वेंकटेश्वर कॉलेज। हाँ, विकास जी वेंकटेश्वर कॉलेज में प्रोफेसर हैं।
बहुत बहुत बधाई। अब मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा जी के स्वागत के लिए विवेक जी को बुलाना चाहूँगी। विवेक जी राजधानी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो विशाल जी का स्वागत करेंगे मोमेंटो देकर। विशाल जी का परिचय पहले कराया जा चुका है कि वो राजधानी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वो सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मैं राजेश जी को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और विशाल जी को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित करें। शुक्रिया। आइए दोस्तों, इस स्वागत और सम्मान के बाद हम इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं सत्येंद्र जी को बुलाना चाहूँगी कि वो 10 मिनट में जो उनका ये कामयाबी का सफ़र है और जो इनका जीवन जो इतना प्रेरक है, और उम्मीद करती हूँ कि उनकी कहानी, उनका संवाद आपको जीवन में मुश्किलें पार करने में मदद करेगा। तो आए वो 10 मिनट में बताएं कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया, क्या मुश्किलें आई और कैसे उनको हेल्प किया। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में सारे पदाधिकारीगण और अन्य अध्यापकगण, मैं उनकी ही श्रेणी में एक छोटा अंकुर रहा हूं। अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मैंने कार्य किया है। श्री अरबिंदो कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाया। और मेरे सारे एस्पायरिंग मित्रों, सारे एस्पिरेंट्स यूपीएससी के लिए, यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें मेरा क्या संघर्ष रहा, क्या कुछ रहा, वो काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। पहले भी यूट्यूब पर इधर उधर वो उस पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं। मैं लेकिन 3-4 बातें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू 2-3 मंत्रा, सो टू से। अगर कोई बोले कि सक्सेस स्टोरी में क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो आई कैन आर्टिकुलेट 2-3 थिंग्स, जो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ। पहली चीज़, वास्तव में समझ लेने की ये आवश्यकता है कि आपके साथ क्या होता है ये इतना महत्व नहीं रखता जितना महत्व उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स रखता है। आप किस परिवार में पैदा हुए, उस परिवार का स्तर कैसा था, श्रेणी कौन सी थी, आप के साथ क्या दुर्घटना हुई, आपका क्या हो गया, या आपके साथ क्या कुछ घटित हुआ, ये बहुत कम महत्व रखता है। वास्तविक महत्व ये रखता है कि इसके प्रति आपने जवाब कैसे दिया, इसको आपने लिया कैसे, इसको आपने जिया कैसे। जैसे कि कहते हैं, इट्स वेरी इट डजंट मैटर हाउ हार्ड यूर हिट, बट व्हाट मैटर्स इज हाउ क्विकली यू आर एबल टू गेट अप एंड मूव अहेड। आपको अगर वास्तव में लाइफ को सही ढंग से जीना है, उसमें अपनी जगह तलाशनी है। ज़िंदगी एक थिएटर है, हम सब अभिनेता हैं, हम सबका अपना अपना रोल है। मेरा रोल आप नहीं निभा सकते, आपका रोल मैं नहीं निभा सकता। कल मैं चला गया तो मेरा रोल इररिप्लेसेबल हो जाएगा। इसीलिए इस थिएटर में हमारी अपनी भूमिका के लिए हमें अगर जीना है तो सबसे पहले इस बात की पहचान करनी होगी कि हमारे साथ चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें उसका रिस्पॉन्स इक्वानिमिटी के साथ देना है। अपने मस्तिष्क को शांत रखना है, कामनेस रखनी है, कंपोज रखना है, और उसके बाद हमें उसके प्रति रिएक्ट करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। सेकेंडली, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों में, एस्पिरेंट्स में ये भ्रांति है कि यूपीएससी क्रैक करना जीवन का लक्ष्य है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य आईएएस बनना है। ये अपने आप में बात जमती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप आईएएस बन गए तो आईएएस बनने के बाद आप ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपके जीवन का लक्ष्य है, और चूंकि आपके जीवन का वो लक्ष्य है, तो आईएएस बनने के बाद आपके जीवन में स्टैग्नेशन आ जाएगा, गतिरोध आ जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। जीवन का लक्ष्य किसी स्तर को, पद को, पोजीशन को प्राप्त करना हो ही नहीं सकता। हर पोजीशन, हर स्तर, आप जो भी बनते हैं, जो बनेंगे, जो बन चुके हैं, वो सारे सिर्फ साधन मात्र हैं। ये सारे साधन हैं और जीवन का सिर्फ एक ही साध्य है। जीवन का गोल, द गोल ऑफ गोल्स, द मेटा गोल ऑफ लाइफ इज अ मीनिंगफुल एंड सब्सटेंटिव डेथ।
It does not matter what you are, it does not matter what you become, that's just a means to the meaningful death. आप अपने आप को, अगर अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं तो ये समझिए कि आप अपने जीवन के सभी साधनों का, चाहे आपकी कोई स्थिति हो, चाहे पद हो, चाहे कोई पोजीशन हो, आप तभी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे जब आपको इस बात का आंसर मिले कि व्हेन यू डाई, जब आपकी मृत्यु हो तो उस पर कितने लोगों की आंखों में आंसू हों। अगर आपकी मृत्यु के बाद कुछ लोगों को खुशी होती है तो आपके जीवन में आपको जो साधन दिए गए थे, जैसे IAS बनना एक साधन मात्र है, लेकिन इन साधनों का प्रयोग हमने सही ढंग से किया या नहीं किया वो इस बात पे डिपेंड होगा कि हम लोगों के मरने के बाद लोग खुश हुए या दुखी हुए। अगर दुखी हुए तो हमने अपने जीवन को जिया है, उन साधनों का इस्तेमाल किया है, और नहीं हुए तो हम असफल रहे हैं इन साधनों का इस्तेमाल करके। और वे लोग जो इन साधनों मात्र को लक्ष्य मान बैठते हैं वे ठीक ढंग से जी नहीं पाएंगे। इसलिए ठीक ढंग से जीने के लिए हमें इन सारी पोजीशंस को साधन मात्र मानना चाहिए। साधन मात्र मानने से एक और फ़ायदा होगा, अगर हम इन सबको एक साधन मात्र मानते हैं तो हम अपने जीवन में हमेशा विनम्र रहेंगे, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, और हमेशा ही इस तरीके के पदों के, इस तरीके के साधनों के साथ अहंकारी हवा में उड़ा ले जाने वाली जो भावना आती है उससे अछूते रहेंगे। लेकिन जहाँ हमने इसको लक्ष्य मान लिया और अपने आप को ये मान लिया कि हम कुछ बन गए हैं, वहीं हम इस भावना से बड़े दूर चले जाएंगे। मैं अगली और आखिरी बात आपसे ये डिस्कस करना चाहता था कि हमारे जीवन में वास्तविक समस्याएं, और वास्तव में समस्याएं हम पर भारी इसलिए पड़ती हैं क्योंकि हमने अपनी क्षमताओं को अपनी लिमिटेशंस में बांध के रख दिया है। हमने स्वयं स्वीकार कर लिया है, हम स्वयं कंडीशनड हो गए हैं इस बात को सोचने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बचपन से ही आपको बताया जाता है। हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमें बताते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए वो संभव नहीं है, तुम लड़का हो तो तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है, और अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई तो थोड़ी बहुत टीचर की जॉब मिल जाए वही बहुत है। इस तरीके की बातों से हमें बचपन से कंडीशन किया जाता है। मुझे एक कहानी याद आती है, एक बार क्या हुआ कि हाथियों का एक बड़ा सा समूह किसी एक स्थान पे बंधा हुआ था, और आश्चर्य की बात ये थी कि उनके पैरों में, उनके अगले पैर में एक छोटी सी रस्सी थी, पतली सी रस्सी, उसी से वे बंधे हुए थे। हाथी जब चाहते उस रस्सी को तोड़ के आज़ाद हो सकते थे, लेकिन वे स्वतंत्र हो ही नहीं रहे थे, उस रस्सी से बंधे हुए खड़े थे। किसी गुजरते हुए आदमी ने ट्रेनी से पूछा कि ऐसा क्यों है? तो महावत ने जवाब दिया कि जब हम इन हाथियों को लाए थे तो ये बहुत छोटे बच्चे थे। उस समय उन बच्चों के लिए इन रस्सियों को तोड़ पाना संभव नहीं था। धीरे धीरे वे इन्हीं रस्सियों से बनते हुए बड़े हुए, और ये विश्वास करते हुए बड़े हुए कि इन रस्सियों को तोड़ा ही नहीं जा सकता। आज जबकि उनकी टांगों में मसल्स हैं, ताकत है, पावर है, दम है, फिर भी वे उन रस्सियों को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका दिमाग इस बात के लिए कंडीशनड कर दिया गया कि इन रस्सियों को तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे साथ भी सेम सिचुएशन होती है। बहुत सारे लोग आपको आएंगे जो आपको बता देंगे अरे बड़ा कठिन है, नहीं हो सकता। बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जो बताएंगे यार कुछ भी कर सकते हो। व्हाट इज लाइफ? आपका मस्तिष्क सबसे ज़्यादा पावरफुल यंत्र है। अगर वो ठीक है तो बाकी लिमिटेशंस मैटर ही नहीं करती। स्टीफन हॉकिंग एक उदाहरण है, और बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। वास्तव में हम लोग पॉसिबल और इम्पॉसिबल की बाइनरी में बड़ी जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। अब जैसे कि डिसेबिलिटी को ही लें, विकलांगता को एक लिमिटेशन मानने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन एक विविधता का अंश मानने वाले बड़े कम हैं। हमारे समाज में कितनी विविधताएं हैं, कितनी तरीके की भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, जातियां हैं, जनजातियां हैं, समूह हैं, ग्रुप हैं, धर्म हैं। विकलांगता भी वैसे ही विविधता का एक अंश है। आप उसको लिमिटेशन या अनुबंधन या प्रतिबंधन क्यों मानते हैं? अब एक चीज़ को करने के एक से अधिक तरीके होते हैं। ये बात मैंने कई जगह कही है, यहाँ भी कहना चाहता हूँ। एक चीज़ को अकम्प्लिश करने के एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं, लेकिन मुख्य धारा का समाज उस चीज़ को एक ही तरीके से करना जानता है। तो तरीकों में विविधता नहीं है, हो सकती है। अब जैसे कि पढ़ने का, मेन स्ट्रीम सोसाइटी यही समझती है कि पढ़ने के लिए आंखों से देखना ज़रूरी है, तभी तो आप किताब पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि एक चीज़ के कई तरीके होते हैं, तो पढ़ाई अंगुलियों से छूकर भी की जा सकती है। किसी ने इस बात को सोचा और ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन कर डाला।
किसी ने ये सोचा कि उसी जो चीज़ स्क्रीन पे अपीयर हो रही है, किताब पे अपीयर हो रही है, उसको हम किसी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़वा भी सकते हैं और सुन सकते हैं। किसी ने ये सोचा और वॉइस ओवर, एप्पल वॉइस ओवर, टॉकबैक, इन सारी एप्लीकेशंस जो आपके हर किसी के फ़ोन में आज मौजूद हैं एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में, उसका इन्वेंशन कर डाला। कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम अक्सर दूसरा ऑल्टरनेटिव वे, वैकल्पिक व्यवस्था हम तब तक नहीं तलाशते जब तक हमें वास्तव में उसकी बड़ी आवश्यकता ना पड़े। जब हमारे लिए एक तरीका बंद हो जाता है तो हम दूसरे तरीके की तलाश करते हैं। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हम पीछे के दरवाजे से निकलने की व्यवस्था कर लेते हैं। आपका मस्तिष्क इतना पावरफुल है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मस्तिष्क आपका ठीक ठाक है, जिंदा है, अलाइव है, पावरफुल है, तो कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर निकाल लेगा। आपको आवश्यकता है तो अपने आप में विश्वास रखने की, आत्म प्रेम की, आत्मविश्वास की, कंसिस्टेंट रहने की, हार ना मानने की। और रिमेंबर, डज नॉट मैटर हाउ हार्ड यूर हिट, what matters is how quickly you're able to get up. Thank you so much. शुक्रिया सतेंद्र जी, आपका हौसला, आपकी हिम्मत और आपका आत्मविश्वास हम सब के लिए प्रेरणा है। उम्मीद करती हूँ यहाँ आए हुए युवाओं को, छात्रों को इनके वक्तव्य से प्रेरणा मिली होगी और वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान कर पाएंगे। एक बार शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा जी को बुलाना चाहती हूँ। दरअसल उन्हें कुछ जल्दी है, कहीं जाना है उन्हें, और विशाल जी सिविल परीक्षा के स्टूडेंट्स की तैयारी करवाते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि उनके कुछ टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। डॉक्टर विशाल मिश्रा। धन्यवाद मैडम। मंच पर आसीन माननीय अजय जी, जो कि हमारे बौद्धिक प्रकोष्ठ के सदस्य हैं, श्रीमान विवेक जी, श्रीमान अमरीश जी जो कि उत्तर प्रांत के सर कार्यवाह हैं, ललित जी जिन्होंने अभी हाल ही में कुंभ मेले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इनके सक्षम ने लगभग 2.5 लाख मरीजों की दवाएं की, जो कि आँखों से देख नहीं सकते थे, और करीब 1.5 लाख चश्मा डिस्ट्रीब्यूट करवाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मोनिका मैम, हमारे तमाम सहकर्मी, ख़ास तौर से डॉक्टर विवेक बाबू, MCD न्यूज़ की मैम, ये हमारे सफल चयनित अभ्यर्थी, विशेषकर विषम परिस्थितियों में सफलता अर्जित करने वाले सत्येंद्र बाबू, पेशे से डॉक्टर पूजा, और कौशिक बाबू जो कि हमारे CA हैं। ये अर्जित करके मंच के इस पार आ चुके हैं और आप मंच के इस पार आने के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी तैयार है, इन सब का हार्दिक अभिनंदन। ये जो सिविल सेवा की परीक्षा है, मेरा मानना है कि सबको एक बार देना चाहिए। होना ना होना ये कोई बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन यकीन मानिए ये आपको एक पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करता है। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, इतिहास हो, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन इसकी तैयारी करने के बाद आपको इतिहास के साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है और हमारे अधिकार क्या हैं, और इनके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं इस समाज के प्रति, आप इनके प्रति सचेत हो जाते हैं। आपके पड़ोसी के यहाँ अगर रात को पुलिस आई तो आपको ये जानने का हक होता है कि वो अगर अनपढ़ है, नहीं पढ़ा लिखा है, कि भाई क्या अधिकार है, किस अधिकार से आप आए हैं।
अरेस्ट किया है आपने तो उसके किसी संबंधी को जानकारी दी। 24 घंटे ही मैक्सिमम आप रख सकते हैं, अगर छुट्टी नहीं है तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। हल्ला होता है समाज में, तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए। आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि दाम बढ़ रहे हैं कि मुद्रा की कीमत घट रही है। हमारे पड़ोसियों से संबंध कैसे हैं, क्या होना चाहिए, समाज को किधर ले जाना है, समाज की बेसिक आवश्यकताएं क्या है। यकीन मानिए फिर यूपीएससी की तैयारी आपके लिए कोई तैयारी नहीं होगी। यू विल एंजॉय इट, यू विल फील इट, पल पल आप इसको एंजॉय करोगे, बोझ नहीं लगेगा। अरे एग्जाम देना है, नहीं हुआ, होना ना होना यहां कोई माने नहीं रखता। हो गया तो बैठकर समाज के लिए नई नीतियां निर्धारित करोगे, और नहीं हुआ तो नई नीतियां निर्धारित करने के लिए लोगों को प्रेरित करोगे। इट इज हार्डली अ मैटर, सत्येंद्र बाबू, पूजा, कौशिक बाबू ये नियम बनाएंगे, पॉलिसी मेकर होंगे, हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे, संविधान के अनुच्छेद 311, 312 के तहत इनको प्रोटेक्शन होगा। बट इनका रोल भी बदल चुका है। अर्लियर दे वर यूज्ड टू अ सिविल सर्वेंट, इनसे उम्मीद की जाती थी बहुत ऑनेस्ट होंगे, स्टेट के लिए काम करेंगे, स्टेट फ्रेंडली होंगे। अब ऐसा नहीं है। 21वीं शताब्दी में रोल बदल चुका है इनका भी। अब ये माने रखता है कि ये कितने प्रो डायनामिक हैं, कितना ये रेडी हैं टू चेंज हिम और हर सेल्फ इन द चेंज सिनारियो, accommodate yourself, capability to lead, decision making ability, balance of judgment, इनको भी काम करना है। और आप अगर नहीं हो पाया तो इनको उन कामों को करने के लिए आपको कैटलिस्ट का काम देना है। तो वे जितने हमारे युवा बैठे हैं, भारत विश्व का इस मामले में सबसे धनी देश होने जा रहा है, जो युवाओं की आबादी है, और ये युवा, यू आर गोइंग टू वर्क एज ए नॉलेज बेस्ड इंजन इन दिस 21st सेंचुरी। तो इसलिए आप तैयारी करें। आप इस 21वीं शताब्दी के रेल के डिब्बे के इंजन होंगे। कोई भी कैरियर प्लान कर रहे हो, एक बार देना जरूर। और इन सबसे पहले एक बात और बता दूं, ये एग्ज़ाम बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, पहली बार पीटी फेल हुआ, जीवन में कभी फेल नहीं हुआ था, तो बड़ा सदमा लगा, फेल हो गया। दोबारा दिया तो साक्षात्कार तक पहुंचा, तीसरी बार दिया तो साक्षात्कार तक पहुंचा, चौथी बार दिया तो साक्षात्कार में पहुंच के वेटिंग में रह गया। लेकिन इंजॉय किया प्रोसेस को। बहुत इजी एग्ज़ाम है, कुछ गलतियां होती हैं, उन गलतियों को रिपीट ना करो। बहुत बेसिक सवाल आते हैं जो आप पढ़ के आ चुके हैं, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, ABCD, बचपन में खूब पढ़ा है। लेकिन हमारा दिमाग कहता है नहीं, यूपीएससी ने पूछा है ना तो कुछ कठिन होगा। 2016 के प्रीलिम्स में सवाल पूछा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब बचपन से पढ़ते आए हैं, दूध का दही बनना, मोम का पिघलना, कमबख्त उसने ऑप्शन दे दिया मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अब जितने बीटेक और एमटेक वाले थे वो दिमाग लगाए, पानी, बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी जमेगा तो बर्फ बनेगा, कमबख्त क्या टिक कर दूं, फिजिकल की केमिकल। और कक्षा 7 की एनसीईआरटी में ये दिया हो। तो कहने का मतलब ये है आसपास हमारे क्या घटनाएं घट रही हैं। जैसे अभी 2 जून को प्रीलिम्स की परीक्षा है, तो सवाल पहले से क्लियर है, चुनाव हो रहे हैं, सवाल आएगा इलेक्शन कमीशन, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा पावर, लोकपाल का अपॉइंटमेंट हुआ है, लोकपाल से संबंधित पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो इसकी तैयारी करने के बाद आप एटलीस्ट अवेयर तो हैं, तो एग्ज़ाम बहुत इजी है। इसलिए दिमाग में ऐसा कोई भ्रम मत रखना कि एग्ज़ाम बहुत टफ है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, स्टार्ट द प्रोसेस विदाउट एनी। और सबसे अच्छी बात इसके साथ जानते हैं क्या है, आप 3rd डिविजनर हैं या आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं या
सर्वोदय विद्यालय से पढ़कर आए या दिल्ली के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, डजेंट मैटर। सिंपल ग्रेजुएशन हो बस, और कोई रिक्वायरमेंट इस एग्ज़ाम की नहीं। दुनिया का सबसे सस्ता एग्ज़ाम, मात्र 100 रुपया फार्म, कोई परसेंटेज नहीं। अभी आप बैंक पीओ का फार्म भरिए तो 60% का रिक्वायरमेंट है। लड़कियों के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए आजीवन फ्री। आप नॉट आउट बैटिंग करें, टेस्ट मैच खेलें, कोई थोड़ा जोश है पहले अटेम्प्ट में देने का पूजा की तरह, तो T20 खेल लो। मतलब T20 में देखो एक भी बॉल वेस्ट नहीं होती है, मतलब एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। तो ये है बेटा इस एग्जाम की बेसिक रिक्वायरमेंट। और जानते हो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौकरी है, तो पहली है फ्रांस की सिविल सेवा। 100 रुपये में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौकरी आप ज्वाइन करते हो। पावर, विदाउट योर पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट लैंड इन योर एरिया, डू नो इट। आप जिले की जिलाधिकारी नहीं होते, आप CEO होते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपके दो नाम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरा होता है जिलाधिकारी। मजिस्ट्रेट क्योंकि आप रेवेन्यू को डील कर रहे होते हो, और मजिस्ट्रेट क्योंकि आप CEO होते हो। एक जिले में कितने डिपार्टमेंट होते होंगे? अमूमन 50 से 53 तो होते ही होंगे। हेल्थ, लेबर, फर्टिलाइज़र, कापी किताब की दुकान, दवाई की दुकान, एक्साइज, सबके मुखिया होते हो आप। पुलिस प्रशासन में आए तो लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन करते हो, समाज को सुरक्षा आप प्रदान करते हो। रेवेन्यू सर्विस में आए तो भारत को आगे ले जाने के लिए इनपुट देते हो। रेलवे ट्रैफिक में आए तो रेल चलवाते हो, सुचारू रूप से चले। डिफेंस अकाउंट में आए तो भारतीय रक्षा प्रतिरक्षा के मसौदों को तैयार करते हो। डैनिक्स में आए, दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विस, तो पहली पोस्टिंग SDM होती है, आप यहाँ पे सिविल ऑफिसर होते हो। तो बहुत आसान है, जो मन करे वो आप ऑप्शनल चूज कर लें, जो मन करे वो आप सब्जेक्ट चूज कर लें, कोई बाउंडेशन नहीं है। और वही सवाल बेटा आते हैं जो हम जिनको पढ़ चुके हैं। और जाते जाते एक बात और कहूँगा, ये हमारी युवा पीढ़ी आज भटकाव से गुजर रही है, और बहुत बड़ा भटकाव है। मुझे कभी कभी बहुत कष्ट होता है, लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। जानते हो कष्ट क्या है? आप अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हो, आप अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हो। और ध्यान रहे, जिसने अपनी संस्कृति को भूला, जिसने अपने इतिहास को भूला, उसको उसके इतिहास ने भुला दिया। तो प्लीज आपका हर पल, हर क्षण इस बात की ओर केंद्रित होना चाहिए कि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो कला है, हमारी जो संस्कृति है, वो अक्षुण्ण बनी रहे, आप उसको संरक्षित करते रहे। इसीलिए UPSC ने इस साल पहला सवाल पूछा था, GS पेपर 1 के में पहला सवाल, कि इट इज़ द नीड ऑफ आवर टू प्रिजर्व और टू प्रोटेक्ट आवर इन कल्चर। वर्तमान समय में हमारे कल्चर को अक्षुण्ण रखने की सख्त आवश्यकता है। ये जो वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट है, इतना हम यूज्ड टू हो चुके हैं कि हम अपनी ओरिजिनल चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि डोंट फॉलो द वेस्टर्नाइजेशन, मैं ये नहीं कहता जीन्स मत पहनो, मैं ये नहीं कहता आप बूट मत पहनो, खड़ाऊ पहनो। मैं चाहता हूँ एक ब्लेंड हो, पूरब और पश्चिम का एक ब्लेंड लेकर आप आगे आए, एक तरफा झुकाव ना हो। आप वेस्टर्नाइजेशन को भी फॉलो करें, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, गो बैक टू द वेदास। उसका अर्थ ये नहीं था कि वो कहते थे वैदिक पीरियड की तरफ जाओ और ट्राइबल लाइफ जियो। उनका कहने का मतलब था वो प्योरिटी, वो पायसनेस, वो डिसिप्लिन होनी चाहिए जो वेदों के टाइम पे थी। उसको गलत तरीके से लोग इंटरप्रिटेट करते हैं कि उनका कहने का मतलब था कि गो बैक टू द वेदास, वही ट्राइबल सेटअप, वही जनजातीय, नोमैडिक, पेस्टोरल नहीं, उस प्योरिटी की बात करते हैं। इसीलिए ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी संस्कृति को देखो कि हमारी अचीवमेंट कितनी है। जब हमारा पास्ट इतना अतीत है, अतीत मेरा जब इतना सुनहरा है, तो हमारा वर्तमान और मेरा भविष्य उससे भी ज़्यादा
सुनहरा होगा। तो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम ज़ीरो। 24 आवर आई एम अवेलेबल। विवेक सर के पास सारी चीज़ें हमारी उपलब्ध हैं। भूगोल को छोड़ के किसी भी विषय में कभी भी कहीं भी आपको आवश्यकता पड़े, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कॉल करें। तैयारी से संबंधित तन मन धन से समर्पित है, क्योंकि हमें यूथ का निर्माण करना है, हमें राष्ट्र का निर्माण करना है जो आगे ले जाए। और बहुत इजी है, तैयार करो विदाउट एनी हेजिटेशन। और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रखना, हीन भावना कि हम 3rd डिविजनर हैं, हम 2 बार फेल हो गए हैं, हम हिंदी माध्यम के हैं, हम अंग्रेजी माध्यम के हैं। आजकल एक न्यूज़ चल रहा है मार्केट में, हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं आ रहा एंड दे आर ब्लेमिंग ओनली इंग्लिश मीडियम। ऐसा कुछ नहीं है। माध्यम तो अपनी बात को कहने का तरीका होता है बेटा। हम अपनी बात कह पाएँ आप तक, आप समझ जाओ। क्यों बायसनेस होगा? आप भी वही चीज़ लिखोगे तो क्यों नहीं नंबर मिलेगा? तो ये सारा काम हिंदी माध्यम की कोचिंगों द्वारा स्थापित किया गया मापदंड है। हमारी हिंदी, हिंदुस्तान है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिसकी मातृभाषा हिंदी है उसको सुनने के लिए 2 दबाना पड़ता है। तो ये कल्चर बन गया है। मैंने कहा ना, हमारी संस्कृति खतरे में है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी ना सीखें, लेकिन साथ ही साथ उतना ही उन सब चीज़ों पर भी फोकस रखें। तो माध्यम की कोई लड़ाई नहीं है, माध्यम का कोई बायसनेस नहीं है, ठीक है ना। आप विदाउट एनी हेजिटेशन जिस भी भाषा में अपनी बात लिख पाएँ आप लिखें। संविधान में हमारी 22 भाषाएँ हैं। अपना आप पेपर दें, जो मन करे वो चूज़ करें। और एक काम और करें, अपनी आँख, नाक, कान और जीभ, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनको जागृत कर लें। मतलब ना घर से निकलते हो ना तो बगल में कुछ बन रहा है, महक आती है, पता चल जाता है पराठा बन रहा है। तो ये सेंस कर पाओ कि सोसाइटी में हो क्या रहा है, वेयर वी आर मूविंग, व्हाट इज हैपनिंग। देख पाओ क्या घटना घटी, तो एनालिसिस कर पाओ, अच्छा इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सेंस कर पाओ, देख पाओ कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। सेंस कर पाओ। इंडिया में सेंस कर पाओ व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस। कान, किसी ने कहा, न्यूज़ पर कोई बात आई तो सुन के उसको भी एनालिसिस कर पाओ। और जीभ, उन सबको करने के बाद आत्मसंयत करके उसको अपनी आत्मीयता में उतार के एंजॉय करो। वाह, मज़ा आ गया। तो ये है, बहुत सीधा साधा रास्ता है और कोई टेढ़ा रास्ता नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। यही बात कहते हुए इन सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर गोल्डन फ्यूचर। जो नहीं हो पाए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अटल जी की वो पंक्तियां याद कर लें, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य के इस पथ पर यह भी मिला यह भी सही, वह भी मिला यह भी सही। और हमारी गीता जिसका लाइन है, कर्तमण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, फल देगा, निराश नहीं करेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे जो यूथ हैं, जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार है कि वो डिसाइड करें कि यस नाउ दिस इज़ द टाइम दैट आई हैव टू स्टार्ट। और सभी बड़े लोगों को प्रणाम करते हुए धन्यवाद। धन्यवाद विशाल जी, आपने बहुत ही सहज और सरल तरीके से हमें बताया कि सिविल परीक्षा कितनी आसान है। यकीन मानिए उनके ये नुस्खे और उनके ये टिप्स हमारे बहुत काम आने वाले हैं। और अब मैं इसके बाद पूजा गुप्ता को बुलाना चाहूँगी, वो आए और अपना पूजा गुप्ता आए और अपने कामयाबी का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, अपने कुछ अनुभव हमसे शेयर करें। पूजा गुप्ता, इनका स्वागत कीजिए। पहले तो मैं सभी को धन्यवाद पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अब मैं यहाँ बैठी थी, मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूँगी, क्या बताऊँ। सारे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब की तैयारी, सारा डिट मैटर। आजकल यूट्यूब पे इतने सारे टॉपर स्टॉक आ रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं। फिर मुझे यहीं से प्रेरणा मिली, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा किसके साथ ज़्यादातर जाना जाता है या माना जाता है? घर की बहू, बेटियाँ, लड़कियाँ। तो आज का मेरा टॉपिक, या जिस पे आज मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारी औरतें, माताएं, सब लोग यहाँ हैं, इसी पे रहेगा मेरा टॉपिक। रहेगा 50% उस हमारे समाज के लिए जो आगे आना तो चाह रहा है लेकिन अभी भी हिचक रहा है। और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगी ये सोच के कि सबसे पहले मैं एक लड़की थी, मेरी भी एक संघर्ष की कहानी थी।
मेरी भी एक प्रेरणा थी। और जैसे सबको पता है, हर मध्यम वर्गीय परिवार में लड़कियों के साथ क्या होता है कि शादी करने का प्रेशर, जल्दी शादी करनी है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ माताएं बहनें जो हैं उन्हीं के लिए है, यहाँ पे बैठे उन सब लोगों के लिए है जिनकी घर में बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं। बहुएँ क्यों? क्योंकि आज यूपीएससी में आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं आ गई हैं, इस बार के रिजल्ट में भी पिछली बार के में भी, जो कि या तो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं। तो अब यूपीएससी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं रह गया है जो अभी 25 साल की उम्र में है, या 24 साल की, या 22 साल की। उन सब के लिए है जो अभी भी सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, देश के लिए खड़ा होना है। और वो लड़की कोई भी हो सकती है, चाहे उसने शादी करी है, चाहे उसने नहीं करी है। अब मेरी प्रेरणा के बारे में आपसे मैं बताना चाहूँगी। मुझे मेरी प्रेरणा मिली थी मेरी माताजी से, जो पुलिस में हैं। आज से 25 साल पहले, जैसा कि मैं सोचती हूँ सही है, 25 साल पहले उन्होंने पुलिस में जॉब करना शुरू किया। 25 साल पहले का ज़माना आप सोच सकते हैं कैसा रहा होगा, जब आज का ज़माना ये है। उन्होंने मुझे बताया कि कितना ज़्यादा टॉर्चर होता था, या जब लोग बोलते थे, ताने देते थे, लेकिन फिर भी वो लगातार करती रहीं, निरंतर करती रहीं। और वहीं से मेरी प्रेरणा भी थी, मुझे करना है। जब मैंने सोच लिया करना है, तो अब करना कैसे है ये सोचना था। क्या फील्ड लूँ, क्या ग्रेजुएशन का स्ट्रीम रहेगा। बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता था, तो सोचा चलो पहले डॉक्टर बनते हैं। मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, नंबर आ गया फर्स्ट अटैम्प्ट में, वहाँ पे भी ले लिया, ज्वाइन कर ली पूरी 5 साल की डेंटिस्ट्री अभी 2017 में पूरी हुई थी। लेकिन मन से वो निकला नहीं। अभी भी समाज के लिए, नारियों के लिए मुझे कुछ करना था, और अब भगवान ने मौका दिया है तो आगे मैं अब करूँगी भी उसको। तो तब मुझे लगा कि नहीं, अभी भी है, अभी भी मैं कर सकती हूँ। तो मैंने 2016 से अपनी तैयारी शुरू करी थी। मुझे याद है इंटर्नशिप चल रही थी मेरी 2016 में। मैंने सोच लिया था कि मुझे 18 का अटेम्प्ट लिखना है, क्योंकि 17 तक मेरी इंटर्नशिप ही ख़त्म होती थी। तो मैंने अपने आप पढ़ाई शुरू करी। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी ही है, हमें ये करना ही पड़ेगा तभी होगा, नहीं। अपने आप यहाँ पर हमारे साथ जो बैठे हैं गोयल सर, वो बताएंगे आपको खुद से उन्होंने कैसे तैयारी करी सीए के साथ। मेरी अभी सिर्फ उनसे 2 मिनट बात हुई थी और उन्होंने मुझे यही बताया कि मैंने खुद से तैयारी करी है। तो आप किसी भी माध्यम से आए, किसी भी बैकग्राउंड से आए, कोई भी फैमिली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। विश्वास रखिए, कोशिश तो करिए, फल भगवान देगा और फल मिलता है। मुझे मिला। मैंने 2016 से तैयारी शुरू करी, तैयारी में करती रही। मैंने कोचिंग ली थी, मैं नहीं कहूँगी मैंने नहीं ली, मैंने ली कोचिंग, उसकी मुझे बहुत हेल्प भी मिली। मेरा समय बचा, जल्दी से मेरा जो कार्य मुझे 4 घंटे लगते थे वो 1 घंटे में निकलने लग गया। और उसके बाद मैंने 2018 का एग्ज़ाम लिखा अपना। उस समय मैं 25 साल की अब होने लगी थी, मेरे ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगा था कि शादी भी करनी है, जल्दी करनी है, पढ़ा क्यों रहे हो उसे, करो शादी। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में सबसे बड़ी चिंता सिर्फ एक ही होती है, लड़की की शादी करना। और यहाँ बैठी सब लड़कियाँ इस बात से बिल्कुल सहमत होंगी। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि नहीं, मुझे करना तो है। और मैं चाहती थी कि एक अटेम्प्ट में निकले, यंग निकलूँगी तो लोगों के लिए प्रेरणा बनूँगी। क्योंकि 2-3 साल का जो एक भ्रम है कि यूपीएससी में 5 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, अब टूटने लगा है। अगर आप इस साल के रिजल्ट को भी देखें, लोग आए हैं 1 साल के अटेम्प्ट में, एक बारी में ही क्रैक कर रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक्स ले रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि 3 साल रगड़ना ही पड़ेगा, नहीं, आप करिए, एक बार में आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपनी मेहनत पे रखिए, ईमानदारी, किसी और से नहीं, खुद से। इसलिए नहीं करना है क्योंकि सामने वाला कह रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, अभी यहाँ बैठे हैं, मैम से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसीलिए करना है। अपना कारण खुद ढूंढना है हमें कि हमें क्यों करना है। ये एग्ज़ाम बहुत कुछ मांगता है, आपकी हिम्मत, आपकी पेशेंस, आप कितना सह सकते हो। सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस में भी, मेंस तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। मान के चलिए 9 पेपर लिखने हैं 4 दिन के अंदर, इस बार तो 1 हफ्ते का गैप था, वैसे अमूमन 4-5 दिन के अंदर आपको 9 पेपर लिखने पड़ते हैं। 3 घंटे का एक पेपर होता है और इमीडिएटली 2 घंटे, 1 घंटे के बाद फिर से। तो वो स्टेमिना टेस्ट कर रहा है यूपीएससी आपका, आप कितना बैठ सकते हो, कितना लिख सकते हो, आप कैसे झेल सकते हो मेंटल प्रेशर। क्योंकि प्रेशर तो अब से शुरू होगा, प्रेशर वो नहीं था, प्रेशर अब सर्विस में शुरू होगा। लोगों की आपसे उम्मीदें होंगी, जब आप उम्मीदों पे उतरोगे नहीं तो और भी बहुत कुछ होता है, साइड इफ़ेक्ट्स, रिएक्शंस लोगों के, तो वहाँ प्रेशर आता है। तो उस प्रेशर को टेस्ट करना है हमें। नॉलेज का कोई, यूपीएससी नॉलेज नहीं टेस्ट करती, ना ही इंटरव्यू में,
शुरुआत में बेसिक नॉलेज तो चाहिए, हर एग्ज़ाम को चाहिए, हर सर्विस को चाहिए। तो आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, आप शुरू करिए। प्रीलिम्स एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि वो ही एक तरीका है जहाँ से वो क्रीम छाटना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन 6 से 8 महीने निरंतर अगर MCQ सॉल्व करते रहेंगे तो मेरा मानना है कि प्रीलिम्स आपका आराम से निकल जाता है। अगर आप 1-2 बार पढ़ते हैं, ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत कंजूस थी, मैं लिमिटेड मटेरियल खरीदती थी, 1 अखबार पढ़ती थी, मैं ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती थी। मैं आज भी वैसे ही करती हूँ, मैं इंटरव्यू में भी वैसे ही करती थी। 1 अखबार खरीदती हूँ, बस उसी को पढ़ूंगी। 1 किताब खरीदूंगी एक सब्जेक्ट की, सिर्फ उसी को पढ़ूंगी, नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि रिविज़न आप समझ सकते हैं, बार बार रिवाइज़ करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। टीला नहीं बनाना है किताबों का कि इंटरव्यू लेने जब लोग आएंगे उन्हें दिखाएंगे देखो इतना पढ़ के गए थे। एक किताब रखनी है हर सब्जेक्ट की, किफ़ायत से चलो, पैसे अपने भी बचाओ, समय अपना भी बचाओ। ऐसे प्रीलिम्स में चलो, ऐसे ही मेंस में चलो, और ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का पढ़ लिया ख़त्म, उसी को तो मेंस में लिख कर आना है ना, वो अलग से कुछ नहीं पूछने वाले वहाँ पे। तो वो डर निकालना है हमें अपने मन से कि प्रीलिम्स रहेगा, फिर मेंस की तैयारी कैसे होगी। प्रीलिम्स के बाद ही तो मेंस है, वो कोई अलग से नॉलेज या कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने की एक एबिलिटी है, एक आपका आर्ट है, उसको टेस्ट करेगा। और जब आप इतना समझ जाओगे तो आप इंटरव्यू के लिए काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो चुके हो। फिर आपको बस बोलने के लिए कैसे बोलना है, कैसे वहाँ जाना है, उस पर मेहनत करनी है। तो जैसे सर ने कहा था, जो भी अभी जा चुके हैं, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, जितना हम मानते हैं उतना डिफ़िकल्ट नहीं है ऐसा, क्योंकि करने वाले हम में से ही कुछ लोग हैं। मैं भी कल वहाँ थी, आज मैं यहाँ हूँ, मैं भी आपकी ही जैसी फैमिली से हूँ, मेरा कोई ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरी मम्मी भी सरकारी प्राइवेट छोटी सी नौकरी करते हैं, मेरे फादर भी, मदर भी ऐसे ही हैं, हम 2 बहनें हैं, मैं बड़ी बहन हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस वहाँ से कौन सी ऐसी उससे निकल कर आई हूँ। 2 बहनें 2 बेटियाँ होना भी एक अपने आप में कितना बड़ा प्रेशर होता है, आप समझ सकते हैं। मेरी फैमिली के लिए भी कितना रहा होगा वो, कि अब लड़का नहीं है तो लड़का बन के नहीं दिखाना, लड़की बन के दिखाना है। सुना होगा, लड़की को लड़का बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लड़की अपने आप में एक लड़की है, अबला नहीं होती है, वो सबला होती है। और अब आई हैं किरण बेदी मैम आई हैं, अभी अन्नू कुमारी मैम आई हैं, और ये सिर्फ यहाँ बैठे मेरी फीमेल ऑडियंस के लिए नहीं है, ये मेल ऑडियंस के लिए भी है। क्योंकि मैंने अपने इंटरव्यू में भी किसी एक मॉक में कहा था, ही हैज़ टू स्टैंड फॉर शी। एक औरत के लिए एक आदमी को भी खड़े होना पड़ेगा। औरत तो औरत के लिए खड़ी होने लगी है और आदमी भी खड़े होने लगे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। अब जो हमारी जनरेशन आ रही है उसका माइंडसेट बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी ज़रूरत है। तो जब हम इस चीज़ को समझने लगेंगे कि हम कमज़ोर नहीं हैं, अपने ऊपर दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी अपने ऊपर दया नहीं करी, पहले मैं एक डॉक्टर थी और आज मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ। मैं वो हर चीज़ कर सकती हूँ जो यहाँ बैठा इस देश का कोई भी एक लड़का कर सकता है, शायद उससे कहीं ज़्यादा। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और निरंतर अभ्यास करिए। किसी से कुछ डरने की या सोचने की कि शादी का क्या होगा, बाद में क्या होगा, कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो भगवान रास्ता भी दिखाता है, ऐसा नहीं है कि आप फंस जाओगे। मेरे को भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे रास्ते दिखाए हैं। मेरे ऑप्शनल के टाइम पे जब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या चूज़ करूं, समझ ही नहीं आता था, कोई बताने वाला नहीं था, तो रास्ता भगवान दिखाता है। विश्वास भी एक चीज़ होती है, विश्वास रखेंगे हम और ये मान के चलेंगे कि डर के हारे हार है और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैं इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू पूजा, अपनी कहानी हमसे शेयर करने के लिए और सिविल परीक्षा के बारे में इतने अच्छे टिप्स देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पूजा ने कही कि बेटी को बेटा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप बेटी बनिए। और इसके लिए मुझे लगता है हमें इनकी माँ रेखा गुप्ता जी का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी अच्छी समझ, इतना अच्छा नज़रिया और इतना आत्मविश्वास दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे जो बेटियाँ बैठी हैं, भाई बैठे हैं, पिता बैठे हैं, वो इस नज़रिए के साथ अपने घर पे लौटेंगे और अपनी बेटियों को वही सम्मान और वो आज़ादी और वो आत्मविश्वास और वो मौका देंगे। धन्यवाद पूजा। अब मैं बुलाना चाहती हूँ केशव गोयल को, वो आए और अपनी कामयाबी का सफ़र, अपनी कहानी हमसे शेयर करें और अपने जो और यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं उनको कुछ टिप्स दें सिविल परीक्षा के बारे में। आइए केशव जी। तो सबसे पहले तो मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगा। पूजा जी ने जो बात करी लड़कियों को लेकर, समाज को लेकर, तो उस पर 2 अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं पीयूष मिश्रा ने
कि मुश्किलों की बारिश में तो हम अकेले ही थे, जब बरसी खुशियाँ ना जाने भीड़ कहाँ से आ गई। तो समाज का जो काम है और जो आसपास के लोग हैं उनकी चिंता करे बिना, जैसे इन्होंने करा, आप लोगों को भी आगे बढ़ना है, समाज की चिंता नहीं करनी, भीड़ अपने आप आ जाएगी। और सबसे पहले तो यहाँ बैठे सभी मेरे बड़े हैं और मेरे पूजे हैं, और उन बच्चों और आने वाली जनरेशन को मेरा नमस्कार। और उसके बाद हमारे इष्ट देव हैं हनुमान जी, उनकी आज जयंती है, उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इंद्रप्रस्थ केंद्र और अजय जी हैं, विवेक जी, उन सभी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि ये मंच देने के लिए, जहां मैं यंग जनरेशन से बात कर पाऊँ। मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी करता था, मैं हमेशा सोचता था कि मैं करूँगा क्या। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो पहला इशू था वो था एजुकेशन को लेकर, कि मैं करूँगा, एजुकेशन से ये देश बदल सकता है। और एजुकेशन किसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? यूथ के लिए। तो ये मंच देने के लिए जहाँ मैं उनसे बात कर पाऊँगा और आगे का थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन कर पाऊँ तो। उसके बाद मैं अब थोड़ी सी अपनी लाइफ के बारे में, कि मैं यहाँ कैसे आया। तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट, मैं एक बिज़नेस फैमिली से था, जो मेरे पापा आड़ती हैं। तो बिज़नेस फैमिली के होने के कारण मैंने सीए करा, सीए में भी रैंक लिया। और उसके बाद मैं KPMG गया। KPMG एक बिग 4 कंपनी है, जहाँ मैंने देखा कि मेरे को, मैं मर्जर्स एक्विजिशन था, वहाँ से मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने का मन करा। और उसके लिए मैंने CFA के 2 लेवल क्लियर करे, जो बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम होता है। एक 3rd लेवल रहता है, वो देखते हैं आगे जाएगा। और पूरा US जाने का प्लान बना लिया था मैंने। बट वहाँ उस दौरान, KPMG के दौरान, मेरे को एक असाइनमेंट उड़ीसा का मिला। जब मैं उड़ीसा का गया, जहाँ गया, ट्रेन के थ्रू गया, तो रुक रुक के स्टेशंस पे, अब जब मैंने उतर के वहाँ की लोगों की स्थिति देखी कि हमारे देश में भी कितना काम करने की ज़रूरत है, कितनी तरक्की की ज़रूरत है, तब मैंने वहाँ से मन बनाया कि मैं US जाके उनकी तरक्की में क्यों मदद करूँ, अपनी देश की तरक्की में क्यों ना लगूँ। वहाँ मैंने अपना सोचा कि मैं यहाँ पर रह के काम करूँगा। और ये जनवरी-फ़रवरी की बात है 2016 की। उस 2016 में प्रीलिम्स के फॉर्म निकले और मैंने प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया। मैं उस टाइम KPMG में काम कर रहा था, बिल्कुल नहीं पढ़ पाया, बट प्रीलिम्स का पेपर दे के आया, जहाँ शायद मेरे को 100 में से 2 या 3 ही क्वेश्चन आते थे इकोनॉमिक्स की, जो मेरी थी। बट उस पेपर में जब मैं 2 घंटे बैठा, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं कहाँ हूँ और मेरे को क्या करना है। उसके बाद मैंने प्रॉपर 1 साल सोचा और 2017 में KPMG छोड़ दी। उधर भी लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, क्यों छोड़ रहे हो, होगा नहीं होगा, क्या परसेंटेज है, क्या नहीं। मैंने नहीं, ये करना है और देश के लिए लगना है। फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। अब मैं उस पेपर में बैठकर ये समझ गया था कि मेरे को पढ़ना क्या है। और मेरा ये मानना है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर बच्चे की वीकनेस अलग होती है। तो बच्चे को या बंदे को अपने आप को पहचानना है कि मेरे को अपने ऊपर कहाँ काम करना है। मैं इसलिए कोचिंग नहीं गया। मेरा मानना है कि वो सबको एक ही तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, लोगों को ज़रूरत होती है, वो एक मोमेंटम बनाते हैं, रेगुलर पढ़ाई कराते हैं। बट मेरा ये मानना था कि मैं जानता हूँ कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं अपने आप बैठ के शुरू कर दिया। कोई मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई टीचर भी नहीं था, बस वो 2 घंटे का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था। वहाँ से मैंने अपने आप पढ़ाई करनी शुरू करी, अपने नोट्स बनाने शुरू करे। 4 महीने 5 महीने के बाद मेरे को जाके एक मेंटोर मिला। उनसे मैंने ये कराया कि मैं नोट्स तो सही बना रहा हूँ, क्योंकि UPSC की परीक्षा में भटकना सबसे बड़ा दिक्कत का काम होता है। लोग भटक जाते हैं, कितना पढ़ना है, कहाँ रुकना है। तो बस उनसे मैंने ये पूछा कि हाँ मैं सही चल रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे नोट देखे, उन्होंने कहा हाँ जी तू सही चल रहा है, तू बस चलता रहे। तो मैंने किसी की गाइडेंस के बिना अपने ऊपर जान के काम शुरू करा। और फिर मैंने एक जाना है कि UPSC की परीक्षा करने के, जैसे अभी विशाल जी कह के गए हैं, बहुत आसान है। उसमें सिर्फ 4 चीज़ें लगती हैं। एक 10 बाय 10 का कमरा, एक आपकी प्लानिंग और एक आपकी डेडिकेशन, बस और कुछ नहीं चाहिए। और डेडिकेशन भी हम क्या बोलते हैं, डेडिकेशन में वर्ड होता है परसीवरेंस। उस परसीवरेंस को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? जो परिश्रम आप करते हो, परिश्रम करने की वजह से थकने के बाद, द हार्ड वर्क यू डू व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, मतलब आप परिश्रम करके थक गए हैं फिर परिश्रम कर रहे हो, वो वाला यहाँ पर डेडिकेशन चाहिए कि मेरे को करना है तो करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मेरे घर में 2 शादी थी, उनका प्रोग्राम बाहर होता था, मैं वहाँ से शादी वाले दिन भी वापस आके न्यूज़पेपर पढ़ के जाता था 3 दिन, एक दिन का न्यूज़पेपर मैंने नहीं छोड़ा। दैट्स अ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी मेंटेन्ड।
उसके बाद मैं चीज़ करूँगा एक और चीज़ कि इस चीज़ की तैयारी मैंने एक जगह और सीखा कि उल्टी होती है। जैसे पहले प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है या इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में पर्सनालिटी चेक करते हैं। मेरे हिसाब से पहले आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो। सिविल सर्वेंट से क्या एक्सपेक्टेड है, वो ऑनेस्टी, वो डेडिकेशन, चीज़ों को समझना, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना। जब आप देखो पर्सनालिटी, मेंस के रिजल्ट आने के बाद 2 महीने के बाद इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। इंटरव्यू 2 महीने में कोई अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकता। पर्सनालिटी डेवलप ओवर द टाइम होती है। तो आपको वो सोचना है कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ और सिविल सर्वेंट बन के करूँगा क्या, मेरा दिमाग कैसे चलेगा। आप एज ए स्टूडेंट नहीं सोचोगे। पेपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी एज ए स्टूडेंट नहीं आते, वो सिविल सर्वेंट ले रहे हैं। एक पेपर करने के बाद 5 अप्रैल को रिजल्ट आया, 6 या 7 तारीख से हमें सिविल सर्वेंट की कैटेगरी में डाल दिया और तो ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो एक दिन में आप चेंज नहीं होंगे। तो आपको पर्सनालिटी डेवलप करनी है, कुछ चीज़ों को देखना है, मुद्दों को देखना है, एज ए सिविल सर्वेंट सोचना है कि क्या होता है, कैसा होना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। फिर आप मेंस की तैयारी करते हैं। मेंस की तैयारी कुछ नहीं होता है, एनालाइज करना होता है चीज़ों को। और जो प्रीलिम्स है वो तो फैक्ट बेस्ड है, वो तो 1 महीने में हो जाता है। तो तैयारी उल्टी करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलप करना। कंटेंट डेवलप हो जाएगा, पर्सनालिटी आपको लानी है कि हाँ मैं सिविल सर्वेंट हूँ, मेरे को किसी से दबना नहीं है, किसी की सुननी नहीं है, सोसाइटी की सुननी नहीं है, मेरे को करना है तो करना है। उसके बाद एक चीज़ मैं कहूँगा कि प्लानिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने अपना कोई भी पढ़ाई शुरू करी, प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू करी, मैंने 2 दिन स्ट्रैटेजी बनाने में लगाए कि मैं किताब कहाँ से पढ़ूँगा, मैं कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ूँगा, लॉन्ग टर्म मेंस तक की स्ट्रैटेजी कि मेंस के लिए मैंने ये सब्जेक्ट बाद में रख दिए, प्रीलिम्स तक की स्ट्रैटेजी, 2 महीने की स्ट्रैटेजी और हर रोज़ की स्ट्रैटेजी। तो जब तक आप वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तब तक आप अपने आप को आगे नहीं लेके जा पाओगे। आप मेजर किससे करोगे कि मैं सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो स्ट्रैटेजी बनाओ, टाइम लगा के स्ट्रैटेजी बनाओ, बट एक बार स्ट्रैटेजी बन गई तो उसको बस फॉलो करना है। आप इधर उधर देखना नहीं है, दूसरों से नहीं देखना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे नोट्स होते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करती रहिए बस, और कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर मैं एक चीज़ और कहूँगा, मैंने 1-2 बच्चों से मिला हूँ तो उन्होंने क्या कहा है, मेरे को प्रीलिम्स अभी अप्रोचेबल है 2 जून को, उन्होंने कहा होगा नहीं होगा, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। तो इस पर मैं ये कहूँगा, मैं जब करता था ना मेरे माइंड में भी आता था और फिर मैं अपने आप को कहता था शायद यार मेरे को एक ही तो सीट चाहिए, 760 में से एक ही तो सीट चाहिए, क्या मैं एक सीट भी नहीं ले सकता? एक सीट की ज़रूरत है। तो अपने आप पे हौसला रखे और ये कभी माइंड में नहीं आने देना कि होगा कि नहीं। कोई भी बच्चे हैं, हम भी हैं, और भी जो टॉपर से लेके नीचे तक 760 की लिस्ट तक के और भी बच्चे, कोई डिफरेंट नहीं है, सब एक जैसे हैं। बस फ़र्क है तो जो मैंने आपको बोला था डेडिकेशन का, कि लगन जो चाहिए 10 घंटे की, 12 घंटे की, और चीज़ों को समझने की, तो वो माइंडसेट बनाना है। और एक विशाल जी की भी कह के गए थे कि ये पेपर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए मैं बताता हूँ। मैं एज ए CA था, मेरा माइंडसेट इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को लेके था, तो मैं और चीज़ों को समझ नहीं पाता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी को मैं समझ नहीं पाता था। इस एग्ज़ाम ने मेरे को वो सिखा दिया है। मैं न्यूज़पेपर जब मैं पहले पढ़ता था तो मेरा न्यूज़पेपर ऐसे टर्न होके लास्ट 4th पेज पे आता था क्रिकेट के साथ, पहला पेज नहीं पढ़ता था मैं। अब मैं एक न्यूज़, एक आर्टिकल मेरे को समझ में आता है वो कह क्या रहा है। तो ये एग्ज़ाम आपको वो सिखा देता है जो आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली नहीं सीख पाते, चीज़ों को समझना, जनरल अवेयरनेस। और फिर आप अपने आप में देखोगे, आप बाहर कभी जाते हो ना, आप में कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, बिकॉज आप चीज़ों को जानते हो, आप किसी से किसी भी बारे में बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। तो ये उनका कहने का महत्व था कि हर बंदे को देना चाहिए। और उस पॉइंट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम को नॉलेज पर्सपेक्टिव से लो, कि मेरे को नॉलेज गेन करनी है। जब आप नॉलेज गेन लेने के लिए एग्ज़ाम करोगे, पढ़ाई करोगे, तो एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम के पैटर्न पे जाओगे, अपने आप को थोड़ी जगह एग्ज़ाम के ओरिएंटेड कर दोगे, रिजल्ट के कि ये कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे एग्ज़ाम बनेगा, कैसे आएगा, तो अपने आप को आप रिस्ट्रिक्ट करोगे नॉलेज लेने में। पर अगर आप नॉलेज के पर्पज़ से जाओगे तो आप अच्छे से गेन करोगे और एग्ज़ाम में भी फ्रीली होकर काम करोगे। तो वो बहुत ज़रूरी, नॉलेज पर्सपेक्टिव से लो। हार जीत तो लगती रहती है, कहते हैं ना कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो स्टार्ट करना ज़रूरी है, मंजिल तो मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। अभी नहीं, एकदम बाई चांस एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो गया, आगे मिल जाएगी मंजिल, बट आपने शुरुआत तो कर दी है और अपनी मेहनत करते रहिए। और इसी पंक्ति के साथ 2 पंक्ति और सुना के मैं अपनी विराम दूंगा कि इलायची के दानों सा मुकद्दर है मेरा, इलायची के दानों सा मुकद्दर है मेरा,
खुशबू उतनी ही बिखरी पीसे गए जितना। तो मेहनत करती रहिए, खुशबू अपना बिखरेगी। धन्यवाद। आपका पोइटिक अंदाज काफ़ी खूबसूरत था और बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत आभार, आपने इतने अच्छे टिप्स हमारे युवाओं को दिए। और सबसे बड़ा आपको धन्यवाद कि आप अमेरिका नहीं गए, क्योंकि आप अमेरिका चले जाते तो हम बहुत ही अच्छा एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट खो देते। और उम्मीद करती हूँ कि आप एक IAS अफसर बनकर देश की बेहतरीन सेवा करेंगे। अब हम ये सारे तीनों अब कामयाब स्टूडेंट हमारे साथ हैं, और अब बाकी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो अब ये मंच ओपन है क्वेश्चन आंसर के लिए। जो लोग सवाल पूछना चाहें, सत्येंद्र जी हैं, पूजा है, केशव हैं, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इनसे पूछिए। कर रहे हैं तैयारी का मन बना रहे हो? हाँ, जो भी तैयारी का मन बना रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, आप पूछना चाहते हैं कुछ? जी जी, आप पूछिए। जी जी सर, मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं राजधानी महाविद्यालय से आया हूँ। सर, मैं तैयारी करने का मन बना रहा हूँ, क्या सर हम 1 साल में इसको क्रैक कर सकते हैं? आपका सवाल सत्येंद्र जी से? हाँ, देखिए, मैंने आगे से बताया कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम को समझिए, सिलेबस को समझिए कि उसमें डिमांड क्या है। मैंने अक्टूबर 2017 में अपनी जॉब क्विट करी थी और जून 2018 में मैंने प्रीलिम्स लिखा है। तो मेरे 8 महीने थे। आप तो फिर भी 1 साल की बात करते हैं, वो 6 महीने में भी करते हैं। टाइम नहीं मैटर करता कि आप 1 साल लगा रहे हैं, 1.5 साल लगा रहे हैं। ज़रूरी क्या है, मैंने उस टाइम लिखा, सिलेबस को समझिए, अपने आप को समझिए कि ये सिलेबस है और मैं कहाँ वीक हूँ। मैं कॉमर्स, मैं CA था, तो मेरी कॉमर्स में मैं था, तो मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप कोचिंग जाएंगे वो आपको 2 बुक रिकमेंड करते हैं कि आप इकोनॉमिक्स की ये बुक पढ़िए। मैंने पर एक भी बुक नहीं पढ़ी, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी वो स्ट्रेंथ है, मैं जानता हूँ वो मेरे को किताबों का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिलेबस समझिए कि सिलेबस क्या डिमांड कर रहा है, आप कैसे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और शुरू कर दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं होना चाहिए। फिर अब आपने जब शुरू कर दी तो टाइम प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल बहुत होता है। 1 साल 365 दिन 24 घंटे, अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम है। 24 घंटे नहीं, 12 या 14 घंटे तो इजीली मैंने भी निकाले। अक्टूबर से जब मैं लगा हूँ तब मैंने 14 घंटे हर रोज़ पढ़ा, तो वो इजीली से निकल सकते हैं। सर, एक फिगर क्रिएट किया हुआ है कि इतने साल तैयारी करनी पड़ेगी, इतने आवर्स करनी पड़ती है, क्या ये सर सिर्फ डर ही है? या मैं आपके सामने बैठ रहा हूँ, और क्या चाहिए? वो आप, मैंने बोला ना, पहली लाइन ही सुनाई, समाज या दूसरों की बातों में मत जाओ। आपके सामने ये भी है, इन्होंने भी 1 साल में करा है, तो वो बोलेंगे कि इतना टाइम लगता है, क्या लगता है। अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखे और सुनिए मत समाज की, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और चलिए, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विशाल जी ने कहा आसान एग्ज़ाम है ना, जहाँ नहीं समझ में आ रहा टीचर से गाइडेंस लो, वरना आज के टाइम में तो IT है, इंटरनेट, यूट्यूब सब कुछ सिखा रहा है। जो समझ में नहीं आ रहा पर समझना है, मैंने पहले भी बोला, नॉलेज लेनी है, चीज़ों को समझना है। एग्ज़ाम की पर्पस ही नहीं जाना कि ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो फिर वो दिक्कत है। देखो, एग्ज़ाम के पर्पस से जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, नॉलेज के पर्पस से जाओगे तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ हो जाएगा। शुरू करिए। अगला सवाल। देखो, मैंने ये बताया नहीं, पर मैं फर्स्ट ईयर हंसराज में था और फिर मैं भी SOL गया था, तो मैंने भी अपने डैफ में SOL ही लिखा है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो ये बिल्कुल ही फ़र्क पड़ता, वो इंटरव्यू में जाके सिर्फ आपकी पर्सनालिटी देख रहे हैं। तो मैंने जैसे बोला, आप 1 साल है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए, वो ये देख रहे हैं आप कितना कॉन्फिडेंट हो। आप सिविल सर्विस करने के बाद एज ए DM लगेंगे, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होगा, आपके ऊपर जनता का प्रेशर होगा, आपको अपने ऊपर फैमिली प्रेशर होगा। उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाओ? आपने अपना BA प्रोग्राम किसी हाँ जी, कौन किस में करा है? इकोनॉमिक्स में करा है, तो वो देखेंगे आपको इकोनॉमिक्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, जो आपको होनी चाहिए। मेरे से उन्होंने फाइनेंस के सवाल पूछे थे, अगर मैं फाइनेंस के सवाल नहीं दे पा रहा तो ये मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ कि मेरे को फाइनेंस आता है, और जब मैंने फाइनेंस के वहाँ आंसर दिए तो मेरे को 193 नंबर मिले। तो आपको जो लिख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी वैसी है तो कोई भी UPSC मेंबर हो आपको मार्क्स देगा।
ये मत सोचिए जैसे उन्होंने कहा सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, वो ये नहीं देख रहे आपकी SOL से या आपकी ट्रिनिटी कॉलेज UK से है। आप ग्रेजुएट हैं, आप मेंस लिख कर आए हैं, वो अपने आप में अचीवमेंट है। अब आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है। देखिए ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, आपका अपनी कंफर्टेबल है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। मैं पढ़ने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, मैं पढ़ के ज़्यादा मेरे को समझ में आता है क्योंकि मैं वहाँ लिख सकता हूँ, मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ, मैं उससे नोट्स बना सकता हूँ। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना हिंदू न्यूज़पेपर और ना कोई पर्टिकुलर नोट्स, किसी ने नहीं कहा यहीं से पेपर बनेगा। नॉलेज लेनी है, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस चढ़िए या कोई और यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉलेज होनी चाहिए। देखो एक और मैं बताता हूँ कि मैंने NCERT पढ़ी नहीं। मैं किसी एक कोचिंग में गया था, उन्होंने बोला 6 to 10 तक NCERT पढ़ो, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर मैं करूँगा तो शायद मेरे को 3 महीने लग जाएंगे और 2 क्वेश्चन आएंगे। मैंने कहा मैं वो 2 क्वेश्चन हटा के और चीज़ों पे ध्यान दूँ। तो आपको देखना है कि कौन सी किताबें सफिशिएंट रहेगी। 1-2 मेंटोर से पूछ लीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ 2-4 किताबें जो ज़रूरी हैं, मिनिमम बेयर मिनिमम है। उसके अलावा आप चीज़ों पे न बस जनरल अवेयर रहिए क्योंकि वो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछते हैं सारे, तो उससे चीज़ों में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से लेके ऊपर तक। किसी और का सवाल है? हाँ जी, अपना परिचय दीजिए। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैंने डेंटिस्ट्री करी है। डेंटिस्ट्री का सब्जेक्ट फर्स्ट 3 ईयर्स तक तो MBBS जैसा होता है, लेकिन बाद में सब्जेक्ट एंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि मैंने मेडिकल साइंस से लिखा है, लेकिन मैंने मेडिकल साइंस से नहीं लिखा है, मैंने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से लिखा है। क्योंकि मेडिकल साइंस मैंने जब देखा था तो मुझे बहुत बल्कि लगा। मुझे पता चल गया था कि 1 साल के अटेम्प्ट में मैं इतना सारा कोर्स नहीं कवर कर पाऊंगी। तो इस टाइम पे आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट जो उन्होंने कहा वो एनालिसिस करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट आपको अपनी चॉइस। सबसे पहले देखिए आपका इंटरेस्ट कहाँ है किसी भी सब्जेक्ट में। कोई बात नहीं, लोग बिल्कुल नया सब्जेक्ट में उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप पहले देखिए कि आपको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में आ रहा है, थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ऐसे ऊपर से नहीं पता चल पाएगा। थोड़ा पढ़ें, UPSC वेबसाइट पे जाके पहले तो सब्जेक्ट देखें कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा उनके बारे में, सबके बारे में जानकारी हासिल करें, फिर अपना मन बनाएं। उसके बाद मटेरियल देखिए मार्केट में अवेलेबल है आपके मीडियम में, जो भी आपका हिंदी है या इंग्लिश है। मेंटोर्स 1-2 मिल जाएं आपको, टेस्ट सीरीज 1-2 मिल जाएं, इस तरह से आप एनालिसिस करें। और यकीन मानिए अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे तो आप उसमें अच्छा करेंगे, चाहे वो आपका रेगुलर हो चाहे आपका नॉन रेगुलर हो। मैंने एंथ्रोपोलॉजी उठाया था, कुछ एक टॉपिक्स को छोड़ के जो बायोलॉजी के थे उसके अंदर, उस पर बाकी में भी मुझे मेहनत करनी पड़ी थी उतनी, और वो सबके लिए है। क्योंकि जो हम ग्रेजुएशन पे पढ़ के आते हैं UPSC उससे भी थोड़ा सा आगे का पूछती है, तो इनिशियल हेल्प हो सकती है, लेकिन बाद में आपका इंटरेस्ट जो होगा, जो आपकी लाइकिंग होगी, जो आपका मटेरियल होगा आपके पास अवेलेबल, वो गाइड करेगा। और ऑप्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेंस को पास करने के लिए 500 मार्क्स के 2 पेपर आते हैं, 250 ईच। तो एकदम से आप ऐसे कंफ्यूज ना करें और थोड़ा पढ़ के देखें हर सब्जेक्ट को, ठीक है। अगला सवाल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम शारदा है। मेरा सवाल सत्येंद्र सर से है। सर मैं पूछना चाहूँगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं सर? जैसे प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, हमारा ऑप्शनल मेन सब्जेक्ट सारे ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन सर कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है चीज़ों को लेकर, तो उसको कैसे मैनेज करें? आपकी क्या इसमें स्ट्रेटजी? मैं 3-4 चीज़ें एक साथ कर रहा था और मुझे अब रियलाइज़ होता है दैट वाज अ मिस्टेक। आई वाज टीचिंग और उसके साथ साथ मैं PhD कर रहा था, उसके साथ साथ ही एग्ज़ाम दे रहा था। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये राय है कि
मल्टीपल बोर्ड्स में राइड मत करो। जॉब अगर है तो इन लोगों ने बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया रिज़ाइन करना, वो मैंने नहीं लिया था, दैट वाज अ मिस्टेक। सो टेक अ रिस्क। और दूसरी चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट में एज मैं बहुत ज़्यादा सहारा मेडिटेशन वगैरह कर लेता था, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का सहारा लेता था, वो उसमें मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन मेक श्योर यू डेवलप सर्टन हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, तो वो इंटरव्यू में भी काम आएगा जितने उसमें आप डेप्थ में जाओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपका स्ट्रेस बस्टर के रूप में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बड़ा यूज़फुल होगा। सो डेवलप सर्टन हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, उसमें आराम से, क्योंकि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एक हिस्सा आपका रहेगा। जब आप किसी चीज़ में कीनली इंटरेस्ट डेवलप करते हो तो उसको आप सीखते हो, उसके कई डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हो, वो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी काम आएगा। मैं थोड़ा सा इसमें और एक दो चीज़ें ऐड करूँगा। एक तो चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जब आप पढ़ते हैं तो अपने पढ़ने में डाइवर्सिटी रखिए। जैसे आप 2 घंटे या 4 घंटे एक सब्जेक्ट रखिए, फिर 2-4 घंटे एक सब्जेक्ट रखिए, 2-4 घंटे एक सब्जेक्ट रखिए, और उसमें एक सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट का रख लीजिए जो आपका बैकग्राउंड है। मैं जैसे इकोनॉमिक्स को रख लेता था बीच में, या फिर मैं करंट अफेयर्स, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप उसको बीच में रख लीजिए ताकि आप थोड़ा अगर स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट नहीं है। मेरे लिए हिस्ट्री होता था तो मैं उसको मॉर्निंग टाइम में करता था, वो मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता था क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल 100% उस पर फोकस होता था। आप प्लानिंग सब्जेक्ट्स की उस तरह करिए कि आप प्रोडक्टिव टाइम जो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वहाँ रख पाए। जब आपको लग रहा है कि मैं थक गया तो आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठा लीजिए, आपका सब्जेक्ट उठा लीजिए, करंट अफेयर्स। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, आप एक अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन डिफाइन करिए। मेरे लिए जब मैं डल होता था, मैं सोर्स ऑफ मोटिवेशन मैं क्या करता था, अपने फ्रेंड्स के पास जाता था और उन फ्रेंड्स के पास जाके मैं ना डिस्कशन करता था। वो मैंने वो टाइम वेस्ट भी नहीं होता था और मैं उसको रिफ़्रेश भी और मोटिवेटेड महसूस करता था। मैं वहाँ जाके उनसे जनरल अवेयरनेस पे डिस्कस करता था, इंडियन की प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करता कि पॉपुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या हो सकता है, या और XYZ जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर डिस्कशन करता था, मोटिवेट होकर आता था, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता था। आपके लिए कोई मूवीज़ हो सकता है, किसी के लिए बुक्स हो सकता है, ऐसे डिफरेंट आप फैमिली के साथ आउटिंग हो सकती है। तो आप अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन फाइंड करिए। 10-15 दिन में आप रखिए कि हाँ मेरे को ये 10-15 दिन में मेरे को जाना है। तो जब आप 15 दिन पढ़ेंगे ना, आप सोचेंगे हाँ जी 15वां दिन आने वाला है, समझ रहे हो। तो मेरे साथ वो होता था कि हाँ मैं इस दिन अमित से मिलने जाऊँगा, मेरा फ्रेंड होता था, तो मेरे लिए वो 15 दिन में ऐसे निकलता था, चलो 14 दिन रह गए, 13 दिन रह गए, तो आप वो पढ़ते थे। तो वो चीज़ आप करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेस को आप कर पाएंगे थोड़ा मैनेज। थैंक यू। अगला सवाल जी, अपना परिचय दीजिए। हाँ, किससे सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल सतेंद्र जी से है। यूपीएससी का जो पैटर्न है उसमें 2011 और 2013 में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसकी वजह से हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको थोड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर पहले क्या होता था कि बाहर से जिनके पास अच्छी बढ़िया कोचिंग संस्थानों में मतलब कि जो एडमिशन नहीं ले पाते थे उनका भी चयन हो जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ज़्यादातर इसका हिंदी माध्यम से मेंस तक तो 15% 20% बच्चे आ जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में और रिजल्ट आने के बाद वो 2-3% रह जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि हिंदी माध्यम वालों बच्चों के साथ CSET में शायद कुछ दिक्कतें, एक दो बार पहले ऐसे इश्यूज आए थे कि ट्रांसलेशन में कुछ इश्यूज थे, तो उसको अगर हम छोड़ दें, बाकी ऐसा है नहीं कि हिंदी या इंग्लिश या किसी भी माध्यम से कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, रिजल्ट में हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी नहीं आ रहे, उसके 2-3 रीजंस हैं। जैसे कई लोग मेरे जैसे हैं, जैसे 12वीं क्लास तक मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा, लेकिन उसके बाद मैंने अपना मीडियम स्विच कर लिया, तो मैं अंग्रेज़ी माध्यम में आ गया। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो थोड़ा सा और हिम्मत करके ये काम कर लेते हैं ग्रेजुएशन के आसपास की, तो वो फिर अंग्रेज़ी में पेपर लिखते हैं। एक तो ये है कि भाई जो लोग हैं वो इधर माइग्रेट हो रहे हैं मीडियम में। दूसरा ये है कि आप अगर पहले से ही धारणा बना के चलेंगे कि हिंदी माध्यम वालों को नंबर नहीं मिलेंगे, वो पीछे रह जाएंगे, तो ये धारणा ही आपको पीछे छोड़ देगी। तो इसलिए आप ये मानिए कि माध्यम आपका चाहे जो भी हो, विषय वस्तु जो आप ले रहे हैं वो विषय वस्तु वही है जो दूसरे लोग पढ़ रहे हैं,
एक्सप्रेशन का मीडियम अलग है, उससे कोई ख़ास फर्क पड़ेगा नहीं अगर आप उसी तरीके से उसी दक्षता के साथ वहाँ एग्जामिनेशन में अपना उत्तर लिखते हैं। हाँ, अगर हम जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स तो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हम भले ही हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हो, लेकिन लेक्चर जो ज़्यादातर होते हैं वो इंग्लिश में ही दिए जाते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ का जो पैटर्न है जो है उसमें सिलेबस भी जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही लेक्चर और सारे जो सिलेबस जो है वो इंग्लिश में ही मिलता है, हिंदी में उसमें अच्छे जो है वो कंटेंट नहीं मिल पाता, उसकी भी एक समस्या। हाँ नहीं ये तो है। हाँ प्लीज। हिंदी माध्यम को लेके जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी माध्यम से बहुत कोर्सेज, राजनीतिक विज्ञान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं। बच्चे असल में हिंदी में अपने आप को बताने नहीं चाहते, वो करना नहीं चाहते हैं। हिंदी माध्यम के जितने भी सेक्शंस बनते हैं उनको हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है। मैं खुद मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, हिंदी की 17 किताबें हिंदी माध्यम से हिमाचल यूनिवर्सिटी में मैं लिखती हूँ। और यूपीएससी के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा हिंदी में हम लोगों ने दिया। तो हिंदी माध्यम में बहुत किताबें हैं। तो बेसिकली काम टू द एंटरप्राइज के अंदर वी विल गाइड यू देयर, ठीक है। हिंदी माध्यम को लेकर समस्या पैदा मत कीजिए यूपीएससी की। यूपीएससी में हिंदी माध्यम शुरू से चलता आ रहा है और आई एम सो लकी ब्लेस्ड विद सच अ फादर। 18 साल उन्होंने यूपीएससी के अंदर ये कार्य किया हिंदी माध्यम से, अंग्रेजी से नहीं, हिंदी से, ठीक है। हिंदी को लेकर कॉन्टेक्स्ट में नहीं ये लिखना है पहले आपको बता दें कि आप हिंदी को लेकर आपकी चर्चा का समाधान हो गया होगा। अब हम आखिरी सवाल ले लेते हैं, कोई पूछना चाहेगा, इसके बाद हम प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। जी 9319 400 119। मेरा नाम राहुल चौधरी है, मैं राजधानी कॉलेज से पीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। इसके साथ केशव सर से मेरा क्वेश्चन है। तो अभी जैसे मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, कॉलेज रेगुलर है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैं चाहता हूँ जब भी मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बैठूँ, मैं उस टाइम तक बहुत अपने आप को प्रिपेयर कर चुका हूँ। तो जीरो लेवल से अभी से कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं कॉलेज लाइफ में? देखो मैं बताता हूँ कि मैंने जैसे बताया कि मैं पहले क्या था, न्यूज़पेपर खोलता था तो लास्ट 4th पेज से खोलता था, मेरे को ज़ीरो नॉलेज होती थी। तो मेरे को 5 महीने लग गए क्या समझने में, न्यूज़ को समझने में। मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन का सीन नहीं आता था, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करा। जब आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करोगे तो मेरे को पहले इतनी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि आर्टिकल के अंदर मेरे को 90% समझ में नहीं आता। तो आपके लिए बहुत सही एडवांटेज है, आप क्योंकि कॉलेज में हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, शुरू करिए फर्स्ट पेज से। आप अभी कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में। अभी आप 5 महीने सिर्फ फर्स्ट पेज या 2 महीने सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ना स्टार्ट करिए और उसका जो कॉन्टिन्यूशन होती है बाद में, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने लगेंगे। फिर सेकंड पेज पे आए, फिर एडिटोरियल पे आए, थोड़ा एडिटोरियल पे आप फोकस करिए। देखो मुश्किल होता है एडिटोरियल पढ़ना क्योंकि वो थोड़ा डेप्थ में लिखा होता है, तो आप थोड़ा सा फोकस करिए एडिटोरियल पर, चीज़ों को समझाया होता है, उसका बैकग्राउंड दिया होता है। तो आप फर्स्ट पेज एडिटोरियल पे स्टार्ट करिए पढ़ना, धीरे धीरे पूरा न्यूज़पेपर आप फोकस करिए। 5-6 महीने में आपको न्यूज़पेपर समझ में आ जाएगा, आप समझिए आधा काम हो गया आपका यूपीएससी। मैं इसमें ऐड भी करना चाहूँगी, एक सेकेंड, मैं इसी क्वेश्चन में ऐड भी करती हूँ। जब मैंने किया था, मैंने जैसे 5-6 मंथ्स लिए थे, जब मैंने एकदम जीरो से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी मेडिकल साइंस था। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे टीचर्स ने, जो मेंटोर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने वीडियोस बना के डाली हैं और स्टैटिक पोर्शन तो वो बहुत अच्छे से कवर करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 85 वीडियोज़ है, आप उन्हें देखिए और वो बोल्ड भी हिंदी में रहे हैं। ये आपके लिए भी है जिन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा था। जब आप उन वीडियोज़ को देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियो मैंने खुद देखी है, मैं किसी और के रेफरेंस से नहीं बता रही हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियो है, ज्योग्राफी की वीडियो है और इकोनॉमिक्स की वीडियो है, पॉलिटी की वीडियो है, लक्ष्मीकांत के ऊपर बेस्ड। जब आप ये सारी वीडियोस देख लेंगे, टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने लग जाएगा। 85 करके वीडियोस हैं, मैं आपको किसी को दे भी दूंगी यहाँ पे जहाँ से देखिए, वरना वो साइट्स में आपको बता देती हूँ भी थोड़ी देर में, उन पे आप जाइए, उन्हें देखिए, हिंदी में वो बता रहे हैं, एकदम हमारी वाली भाषा हिंदी बोलते हैं वो लोग। डायग्राम्स भी दिखाएंगे वहाँ पे, मैप्स भी दिखाएंगे, आपका बेसिक क्लियर होता चला जाएगा। और आप 3-4 महीने उसको दीजिए इस एक्सरसाइज को। और ये तो आप चलते फिरते भी देख सकते हैं, मेट्रो में बैठ गए, मैंने ऐसे देखा था। जब मैं अपना कॉलेज से जाती थी तो मैं देखती थी, एक वीडियो देख लेती थी, 15-20 मिनट्स की जर्नी में एक वीडियो खत्म हो जाती थी मेरी। तो आप ऐसे देखिए,
कॉलेज के साथ साथ ही आप देखेंगे कि आपका बेस बढ़ता चला जाएगा। एक बार आपको स्टैटिक की नॉलेज हो जाती है तो न्यूज़पेपर पढ़ने में वो हेल्प करती है। पता तो होना चाहिए ना कि करता क्या है प्राइम मिनिस्टर, पता तो होना चाहिए ना थोड़ा सा कि हिस्ट्री में मुगल का था क्या वो, तभी तो न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी समझ में आएगा ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। और बाद में जो सर ने बताया है वो तो करना ही है, तो ये दोनों एक्सरसाइज साथ चलेंगे। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, स्टार्टिंग वहाँ से करो और धीरे धीरे एडवांस ले जाओ उसको, और साथ में हिंदू पढ़ो, ये जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना है। एक और क्वेश्चन था, जैसे कि साइंस बैकग्राउंड से हो, जैसे यूपीएससी में जब इंटरव्यू वाला राउंड होता है तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप जिस बैकग्राउंड से आए हो या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे? देखिए मैं बताता हूँ, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो वो आपसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन जिसे ड्राफ्ट बोलते हैं वो भरवाते हैं। वहाँ पर आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आप कहाँ रहते हैं, आपका बैकग्राउंड का है, आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में करी, आपने कोई हायर स्टडीज़ करी है जैसे मैंने CA करी थी या कोई और प्रोफेशनल डॉक्टर जो भी करा है, और उसके बाद आपसे वो पूछते हैं, आपको ऑप्शनल तो होता ही है, एंड देन आपकी हॉबीज़ पूछते हैं। तो जब आप वो डैफ में जो चीज़ लिखते हैं तो आप जब वो कहते हैं कि ये मेरी ये मैं हूँ, डैफ इज दिस इज़ यू। जब आप ये चीज़ लिख रहे हैं, जब मैं ये हूँ, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, इन एंड आउट पता होना चाहिए। आपने जब ग्रेजुएशन करी है किसी सब्जेक्ट में, मैंने कॉमर्स में करी है, तो वो मेरे से कॉमर्स के सवाल पूछेंगे, वो बेसिक सवाल पूछते हैं, वो मेरे को वहाँ टैक्स का क्वेश्चन नहीं दे रही, बट वो बेसिक सवाल पूछते हैं कि अच्छा जी ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, जी कॉमर्स के बंदे को पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें बेसिक तो आपको पता होनी चाहिए। फिर आप ऑप्शनल लिख के आ रहे हैं यार, उसमें तो आप माहिर होने चाहिए। आप हॉबीज़ लिख रहे हैं, मेरी हॉबीज़ क्या है, मेरी एस्ट्रोनॉमी थी, तो मेरे से वो एस्ट्रोनॉमी का इन एंड आउट पूछ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी के इवेंट्स क्या हैं। मैंने मैराथन लिखी, मैराथन की हिस्ट्री पूछी, तो जब मैंने उनको मैराथन की हिस्ट्री बताई वहाँ पर वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि हिस्ट्री जनरली पता नहीं होती, और वहाँ पर उन्होंने मेरे को मार्क्स दिए। तो जो आप डैफ में लिख रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, या लिखो ही मत, छोड़ दो खाली, ठीक है, नहीं है हॉबीज़ नहीं है, आप कोई इजी सिंपल सी लिख दो, जो क्रिकेट जो आमतौर इंडिया में होती है, वो आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगी कि क्रिकेट जनता ने लिखा होता है, लिखो मत। बट जो आपका ऑप्शनल और ग्रेजुएशन है यार, वो तो वाजिब बात आपको पता होना चाहिए। थैंक यू केशव जी, थैंक यू पूजा, थैंक यू सतेंद्र जी यहाँ आने के लिए और अपने टिप्स हमसे शेयर करने के लिए। अब मैं अजय जी को, अजय जी जो उत्तर क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल सेल के प्रमुख हैं, उनको बुलाना चाहूँगी, वो आए और अपने कुछ आशीष वचन हमें दें। आप स्पेलिंग सतेंद्र सतेंद्र सिंह मित्रों, अभी दो बातों की चर्चा यहाँ हुई है, करना क्या है और करना कैसे है। तो मुझे लगा एक प्रश्न मैं भी थोड़ा सोच लूँ, तो करना क्यों है, तो क्या और कैसे तो हो जाता है, लेकिन करना क्यों है। तो मुझे मेरे लिए करना है, मुझे मेरे परिवार के लिए करना है, मुझे मेरे समाज के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है, या समूची सकल चराचर सृष्टि के लिए करना है। तो क्योंकि हम भारत की इस भूमि पर जन्मे हैं, मैं क्षमा मांगूंगा इस विषय के लिए कि सामान्यतः जिस व्यवस्था की चर्चा यहाँ हुई है, ये भारत की मूल व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ये भारत के अंदर अपने शासन को बनाए रखने के लिए, स्थापित रखने के लिए परकीय लोगों के द्वारा दी गई एक व्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था का दोष नहीं होता कभी, व्यवस्था के संचालन का दोष होता है, व्यवस्था के पीछे की मानसिकता का दोष होता है। क्योंकि भारत की सारी जो व्यवस्था है, उसका एक मूल तत्व भारतीय ऋषियों ने पकड़ करके हमको दिया, और वो क्या था, वो था सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसके अंदर मैं भी हूँ, मेरा परिवार भी है, मेरा समाज भी है, मेरा राष्ट्र भी है, और सकल चराचर विश्व और सृष्टि भी उसी का हिस्सा है। इसलिए भारतीय परंपरा ने उस क्यों के उत्तर के बीच में इस बात को रखा कि करना क्यों है तुमने। इसलिए हमारे ऋषि ने हमको एक सामान्य बात बताई। जब मनुष्य का धरती पर अवतरण हुआ तो उसने उस ऑल माइटी से प्रश्न किया कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे भेज क्यों रहे हो धरती पर। तो उन्होंने दो बातें बताई। उन्होंने कहा आत्मनो मोक्षार्थाय जगत हिताय च। तुम्हें धरती पर भेज क्यों रहा हूँ, स्वांत सुखाय नहीं भेज रहा हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया इसको सामने रख करके नहीं भेज रहा हूँ, मेरा कद बहुत बढ़ गया, मैं एक विशेष आभा मंडल में आ गया और ऐसा
अब डोंट टच मी 440 जैसे हो तो डेंजर लिखा होता है कई जगह, क्या है नज़दीक मत जाओ, इसके लिए नहीं भेज रहा है वो हमको, उसने स्पष्ट भेजा, हमको लिख करके भेजा, आत्मनो मोक्षार्था ये जगत हिताय च। तुम्हें तो मुक्ति मिलेगी लेकिन कब मिलेगी, तो तुम्हारे स्वार्थ से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, जगत हिताय च। तो भारत की ये जो प्रशासनिक सेवा व्यवस्था में लगे लोग हैं, इनको मूल तत्व क्या है, जगत हिताय च। उसी जगत के हित में ही इनका हित है, इसको ध्यान में रखना। अभी जब विशाल जी बोल रहे थे तो उन्होंने स्वामी दयानंद जी को कोट किया था, और उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद जी ने कहा कि अगर कोई आप कहीं फंस जाते हो तो क्या करना है, वेदों की तरफ लौटो, अपने मूल की तरफ लौटो। मैं कुछ समय हिमाचल में प्रचारक रहा, तो हिमाचल में एक स्थान है हमीरपुर, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा कस्बा है। उस कस्बा भी क्या है, एक छोटा सा गांव ही है, एकदम बहुत छोटा गांव है, इंटीरियर का गांव है हमीरपुर का, उसका नाम है पटलांदर। वहाँ एक छोटा सा विद्यालय चलता है। तो मैं विभाग प्रचारक था, तो मुझे उन्होंने बुलाया उस विद्यालय के अंदर, अध्यापकों के साथ बैठना था, गर्मी सर्दी के दिन थे, तो बाहर ही बैठने की योजना बन गई। संयोग से एक पेड़ कटा हुआ पड़ा था, वहाँ उखड़ा हुआ पड़ा था वो, तो मैं उस पर जैसे बैठा, अचानक मेरी नज़र गई कि उसकी जड़ें पूरी तरह से ज़मीन से हट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आगे से हरा था। एक हिस्सा जो गिरा हुआ था वो आगे से हरा था, और लगभग 30 फुट का लंबा पेड़ था वो। तो मैं सहज ही उस पर बैठा, अचानक ध्यान गया, अरे ये हरा कैसे है जब इसकी जड़ें कट गई हैं। तो मैंने जो हेड मिस्ट्रेस थी उसको पूछा, क्या आखिर ये क्या है। कहते भाई साहब थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो तो क्या ध्यान आया कि उसकी 10-20% जो जड़ें थी जो अभी भी ज़मीन के अंदर थी। उस 10% की जड़ों ने उस पेड़ को आगे तक हरा भरा रखा हुआ था। तो ये होता है जड़ों का महत्व। इसलिए हमको क्यों बनना है, क्योंकि भारत की जड़ें सूख ना जाएं, भारत भारत ही बना रहे, भारत इंडिया में तब्दील ना हो जाए। दुर्भाग्य से भारत की संविधान की रचना करने वाले लोगों ने, रचनाकारों ने, क्योंकि हमारे यहाँ शब्द की अपनी एक यात्रा है, शब्द का अपना महत्व है, एक समय के बाद शब्द बहुत रूढ़ हो जाता है और हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है। दुर्भाग्य से भारत की व्याख्या इंडिया कर दी, इंडिया कर दी। और जब वो व्याख्याकारों ने लिखा तो क्या लिखा, इंडिया दैट इज़ भारत। भारत नोन एज इंडिया नहीं था, इंडिया दैट इज़ भारत। जैसे हमारे घरों में माताओं को क्या स्वभाव हो जाता है, वो बच्चों को बहुत जल्दी अंग्रेज बनाना चाहती है, इसलिए वो क्या करती है, वो कहती है एलिफेंट माने हाथी, हाथी को एलिफेंट कहते हैं, ऐसा नहीं कहती कभी। तो यानी प्राथमिकता किसको है, प्राथमिकता को अंग्रेजी को चली जाती है। इसीलिए फिर हमारे मन में भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं, हम भी दबे दबे रहते हैं। जो परकीय भाषा जिस पर हमने पैर रखा, हमारी संस्कृति जिस पर विजित रही, आज दुर्भाग्य से हम उसके पीछे चले जाते हैं। इसीलिए फिर क्या लगने लगता है, अभी शब्द कई बार चलता है कि विदाउट वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। जैसे भारत की एक लंबी यात्रा है, संस्कृति और सभ्यता की अपनी अपनी यात्राएं होती है। सभ्यता में परिवर्तन होता है, संस्कृति मूल तत्व है जिसके आधार पर सभ्यताएं विकसित होती है। जैसे अगर हम मिलकर के खा रहे हैं तो वो क्या है, वो प्रकृति है, सामान्य स्वभाव है, नेचुरल है, होना ही चाहिए, सब मिल बैठ करके खाएं। हमारे ऋषि ने भी कहा संगच्छो त्वं संवदध्वम, ऐसा कहा हमारे यहाँ और ऋग्वेद के अंदर। तो ये प्रकृति है, लेकिन किसी का छीन करके खाना, उसको खाने ना देना, ये क्या ही विकृति है। और अपने आप भूखे रहना, 49 दिन तक राजा रंतिदेव भूखे रहते हैं, और बाद में भी जब उनको मिलता है तो अचानक कोई याचक आ जाता है, वो उसी को दे देते हैं और स्वयं भूखे रहते हैं। ये क्या है, ये संस्कृति है। और फिर आप बैठ करके खा रहे हैं, पहले आप ज़मीन पर बैठ करके खाते थे, आप आज कुर्सी पर बैठ करके खाते, ये सभ्यताओं का परिवर्तन होगा। लेकिन मूल तत्व क्या है, आप खा कैसे रहे हैं, आप खा किन के बीच में रहे हैं, आप खा कब रहे हैं, आप अपने लिए ही खा रहे हैं या अपनों के साथ खा रहे हैं, अपनों की चिंता करके खा रहे हैं। तो इसीलिए भारत ने तत्व क्या दिया, अपने लिए नहीं जीना,
अपनों के लिए जीना। इसीलिए हम जब भी कोई बात करेंगे, जब भी कोई बात सोचेंगे, तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? नेशन इज़ फर्स्ट। मैं भी भगत सिंह की हिस्ट्री पढ़ रहा था थोड़ा सा, तो मुझे उसमें एक तत्व ध्यान में आया, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, विशेषकर हमारे यंगस्टर्स के लिए। आप कृपया इसका गलत अर्थ मत लगाना। अभी हमारे केशव जी बहुत अच्छी शायरी भी कर रहे थे, तो ऐसा भगत सिंह के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उनकी बहुत अच्छी शायरी थी। तो किसी ने भगत सिंह को कहा, यार भगत सिंह तुम इतनी बढ़िया शायरी करते हो, ये कभी इश्क विश्क पर नहीं लिखा तुमने कभी? तो उन्होंने कहा, यार लिखने की तो बहुत इच्छा होती थी, लेकिन जैसे मैं इश्क का ई शुरू करता था तुरंत ही इंकलाब दिमाग में आ जाता था, इसलिए मेरा डाइवर्जन कहाँ हो गया? इंकलाब पर हो गया। इसलिए जीवन के हर क्षण हर पल, सावरकर को जब कहा गया कि सावरकर कभी आपने देश धर्म हिंदू समाज इससे अलग कुछ लिखा क्या? वो कहते कभी दिमाग में घुस करके ही नहीं दिया, क्योंकि इतना पक्के से बैठ गया था। इसलिए सावरकर अगर जाकर के इंग्लैंड के अंदर भी किसी सागर के तट पर बोलते हैं तो याचना क्या कर रहे हैं? किसकी याचना कर रहे हैं? वो सागर से याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि तू इतनी तेज लहर लेकर के आ जिस पर बैठ करके मैं तुरंत भारत भूमि पर जाऊं और अपनी माँ का दर्शन किए हुए जो समय हो गया तुरंत माँ का आलिंगन करूं। कौन सी माँ का आलिंगन करना चाहते थे? इस भारत भूमि का आलिंगन करना चाहते थे। हम देखते हैं अगर विवेकानंद भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, कोलंबो में प्रवेश करते, तो जिस धरती पर वो उतरते सबसे पहला काम क्या करते? वो मूर्ख थे क्या? पाखंड कर रहे थे क्या? दिखावा कर रहे थे क्या? वो उनकी सहज अभिव्यक्ति थी। और जब पूछा विवेकानंद आप कर क्या रहे हो, तो विवेकानंद कितना सहज कहते हैं कि मैं पहले इसको केवल मातृभूमि मानता था, अब मैंने विश्व का दर्शन किया। अभी केशव जी ने कहा ना, किसके लिए काम करूंगा? देश के लिए। इसीलिए अमेरिका छोड़ करके आ गए। तो वो क्या कहते हैं कि मैं उस भूमि पर जा करके समझ आऊं कि भारत केवल मातृभूमि नहीं है, ये हमारे लिए पुण्य भूमि है, वंदना की भूमि है ये। यानी क्या है? इस भाव पक्ष को मन में रख करके अपने जीवन को तय करना। जब ये दृढ़ीभूत हो जाएगा, जब ये पक्का हो जाएगा, तो जैसा कहा गया है कि हमारे लिए पोजीशन महत्वपूर्ण नहीं है, पोजीशन के पीछे का मानस महत्वपूर्ण है। और जब सब बातों के का आधार समाज और राष्ट्र होता है तो उस राष्ट्र की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैंने कहा व्यवस्था बदलने की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था में मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए मुझे लगा कि क्या और कैसे पर चर्चा हो गई, अब क्यों पर चर्चा होनी चाहिए, तो उस संदर्भ में मैंने 5-7 मिनट आपके सामने विषय रखने का प्रयत्न किया है।